जय श्री राम दोस्तों। हम सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर है पीजीबीपी का लेक्चर नंबर 11 राइट। आज हमारा पीजीबीपी ओवर हो जाएगा और आई होप कि आपने जितना अभी तक पढ़ा होगा समझ आया होगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सारी वीडियोस 1 to 11 लेक्चर्स की एक बार फास्ट ट्रैक पे 2x की स्पीड पर या 1.75x की स्पीड पर एक बार ज़रूर दोबारा सारी वीडियो देखिएगा। फ्लो में अगर आप एक बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं 40 की सीरीज़ कर रहे हैं और आगे के कुछ अदर प्रोविजंस हैं मैं सबको करा रहा हूँ। 1.5 घंटे का लेक्चर है हमारा, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है और बहुत अच्छे से समझ आएगा। पीजीबीपी हम ख़त्म करते हैं, आफ्टर दैट हम फिर अदर सोर्सेज और आपका सैलरी, हमारे 2 चैप्टर रहते हैं, इन्हें करेंगे राइट। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। हम पीजीबीपी में सेक्शन नंबर, आई होप कि सेक्शन नंबर आई थिंक पेज नंबर 150 पर आ जाइए। मेरी बुक के पेज नंबर 150 पर, 150 पर राइट। 150 पर हम सेक्शन नंबर, ये छोटे छोटे सेक्शन है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इन सेक्शंस को। सेक्शन नंबर 40A पे थे हम राइट। सेक्शन 40A, सेक्शन 40A क्या कहता है हमारा? एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल, कुछ खर्चे डिडक्टिबल नहीं है कुछ सर्कमस्टांसेस में। अभी तक हमने पढ़ा ये खर्चे हम डिडक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक के खर्चे डिडक्टिबल हैं। फिर 40 की सीरीज़ हमने शुरू करी और उसमें हमने डिस्कस किया कि ये खर्चे हमारे डिडक्टिबल नहीं हैं। अब हमारा आता है सबसे पहले 40A2, कह रहा है अगर आपने एक्सेस में पैसा दिया है, एक्सेस और अनरीजनेबल पैसा दिया है, पेमेंट करिए आपने, किसको पेमेंट करिए? स्पेसिफाइड पर्सन को। बेटा यहाँ पर की वर्ड है स्पेसिफाइड पर्सन। ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड एंड डिसअलाउड बाय द एओ हैविंग रिगार्ड टू द एफएमवी ऑफ द गुड्स सर्विस और फैसिलिटी विच पेमेंट इज मेड एंड द लिटिगेटेड नीड्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंगली। बेटा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है मिस्टर ए ने। हर चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्या कहना चाह रहा है बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है मिस्टर ए ने? बेटा एक खर्चा किया, यस मिस्टर ए ने बेटा एक खर्चा किया। एक मिनट, मिस्टर ए ने एक एक्सपेंस किया 50,000 रुपीज़ का। मीन्स एक्सपेंस मीन्स मतलब कुछ भी गुड्स परचेज करे बिजनेस पर्पस के लिए राइट। एक एक एग्जांपल के साथ हमें बिल्कुल समझ आता चला जाएगा। मिस्टर ए ने बेटा एक्सपेंस किया 50,000 रुपये का, परचेज़ किया कुछ गुड्स और जिससे परचेज़ किया मिस्टर बी, वो उनके रिश्तेदार थे बेटा। मिस्टर बी जिनसे इन्होंने गुड्स परचेज़ किया वो मिस्टर ए के रिश्तेदार थे बेटा। अब ये गुड्स खरीदा इन्होंने, इन्हें पेमेंट करनी थी 50,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी, पर इन्होंने इन्हें पेमेंट करी बेटा 50,000 की जगह पेमेंट करिए ज़्यादा पेमेंट। कितनी करिए सर? 2.5 लाख रुपए पेमेंट करिए ताकि इनको पीजीबीपी में डिडक्शन मिल जाए। कितने की? 2.5 लाख रुपए की। ये कह रहे हैं हमने ये गुड्स ना 2.5 लाख रुपए के खरीदे, सच में ये गुड्स 50,000 के थे। मार्केट में इनकी मार्केट वैल्यू एफएमवी इनकी 50,000 थी, पर इन्होंने कितने में बताया है कि हमने तो 2.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे मिस्टर बी से। मिस्टर बी इनके रिश्तेदार हैं, इनके रिलेटिव्स हैं बेटा। जिनसे इन्होंने गुड्स खरीदे हैं वो मिस्टर ए के रिलेटिव्स हैं, इसलिए इन्होंने इनको पेमेंट करी। सर एक बात बताइए, मिस्टर बी अपने यहाँ सेल दिखाएंगे कितनी? 2.5 लाख रुपए इन गुड्स की, और मिस्टर ए अपने यहाँ परचेज दिखाएंगे इन गुड्स की कितनी? 2.5 लाख रुपए। हालांकि सच में गुड्स 50,000 के थे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, सर पर ये तो बताइए मिस्टर बी को क्या फ़ायदा? मिस्टर बी की तो इनकम दिख जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो मिस्टर बी पर टैक्स बढ़ जाएगा, मिस्टर बी का टैक्स बढ़ जाएगा क्योंकि मिस्टर बी की अगर इनकम बढ़ गई। मिस्टर ए ने बेटा मिस्टर बी से ख़रीदा गुड्स कितने का? 2.5 लाख रुपए का, जो कि मिस्टर बी ने सेल किया 2.5 लाख रुपए का, पर सच में ये गुड्स 50,000 के थे। इन दोनों ने एक दूसरे को एंट्री दिखाई है बस।
बेटा इनका भी तो टैक्स बढ़ जाएगा। आपका क्वेश्चन है बेटा इनको ना ऑलरेडी कोई लॉस शो हो रहे होंगे। देखिए समझिए, ये सच है कि इनकी इनकम बढ़ गई और इनके कोई ऑलरेडी लॉस होंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए नेट इफेक्ट ज़ीरो हो गया इनके लिए। तो तभी ये प्लानिंग हो पाएगी। मतलब ये प्लानिंग कब हो सकती है, जब मिस्टर बी की बुक्स में लॉस शो हो रहे हैं, तभी ये प्लानिंग हो सकती है, अदरवाइज़ ये प्लानिंग नहीं हो सकती। जब मिस्टर बी की बुक्स में लॉस है तो वो इनकम को अप करके दिखा देंगे और एडजस्ट करके दिखा देंगे। राइट, मेरी बात समझ आ रही है। मिस्टर बी की बुक में लॉस हुए पर मिस्टर ए को तो बेनिफिट हो गया, इन्हें खर्चे डिडक्टेबल हो गए, इनके खर्चे एक्सपेंसेस अलाउड हो गए। अब क्वेश्चन बड़ा ध्यान से बेटा क्या कहा, इनकम टैक्स ने सेक्शन 40A बनाकर, क्या बनाकर, सेक्शन 40A बनाकर क्या करने की कोशिश करी है। इन्होंने सेक्शन 40A का निर्माण किया और कहा कि मिस्टर ए को एक्सपेंस अलाउड होगा अगर उन्होंने किसी रिश्तेदार को पेमेंट करी है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को एफएमवी से भी ज़्यादा पेमेंट करी है, किससे भी ज़्यादा पेमेंट करी है, एफएमवी से भी ज़्यादा पेमेंट करी है, तो मिस्टर बी को कितना एक्सपेंस अलाउड होगा, जितनी इस गुड्स की एफएमवी थी, कितनी थी 50,000। हालांकि इन्होंने पेमेंट कितनी करी है सर 2.5 लाख रुपए, पर इनको खर्चा कितना अलाउड हो रहा है, मात्र 50,000। और मिस्टर बी तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हें नहीं बोला है हमने तो खर्चों को मना किया, खर्चे तुम्हारे यहाँ हम इनकम 2.5 लाख ही मानेंगे, तुमसे तो बाद में निपटेंगे। तुमने तो खुद ही बोला है ना अपने मुंह से कि तुमने अपना गुड्स सेल किया है 2.5 लाख रुपए में, तुम भी तो झूठ बोल रहे थे, तो तुम्हारे 2.5 लाख ही मानेंगे। मतलब इनकम टैक्स हमेशा क्यों कोशिश क्या करेगा, खर्चों को कम शो करवाने की कोशिश करेगा और इनकम को बढ़ाने की। तो ये कह रहा है इनकम टैक्स, ये सेक्शन केवल मिस्टर ए के लिए बनाया हमने, मिस्टर बी के लिए नहीं। मतलब जिसके हैंड्स में रिसीव्ड हो रही है इनकम उसके लिए सेक्शन नहीं है, जिसके यहाँ पे खर्चा हो रहा है उसके लिए सेक्शन है। देखो पढ़िए क्या कह रहा है, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट करिए अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड में भी हम आपका खर्चा डिसअलाउड कर सकते हैं एओ के द्वारा। एक बार पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, एओ डिसअलाउड कर देगा हैविंग रिगार्ड टू द एफएमवी ऑफ द गुड्स और सर्विस, जितनी उनकी एफएमवी होगी अकॉर्डिंगली खर्चों को क्या कर देगा, एओ डिसअलाउड कर देगा। और जो पेमेंट होगी, जो क्या होगी, पेमेंट, राइट, जो भी पेमेंट होगी उसको पेमेंट इज मेड एंड द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नीड्स के हिसाब से पेमेंट अलाउड करेंगे। ये प्रोवाइडेड दैट, काट दीजिए बेटा, अब आपके लिए नहीं है ये। नोट्स का 1 पॉइंट पढ़िए, नोट्स का 1 पॉइंट क्या है, जितनी भी अमाउंट आपको डिसअलाउड हुई है मिस्टर ए आपको डिसअलाउड हुई है पर टैक्सेबल है किसके हाथ में, मिस्टर बी को हमने नहीं मना किया है। मिस्टर बी के यहाँ हम इनकम कितनी मानेंगे बेटा, मिस्टर बी के यहाँ हम इनकम वही 2.5 लाख मानेंगे, ये कह रहे हैं। मिस्टर बी के यहाँ हम इनकम कितनी मानेंगे 2,50,000, पर मिस्टर ए के यहाँ पर हमने खर्चा कितना अलाउड किया है, मात्र 50,000 रुपये। बेटा उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है रिलेटिव्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट पोते पोती, देवते देवती, और डिसेंडेंट दादा दादी, परदादा परदादी, पार्टनर डायरेक्टर और पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिनका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% या ज़्यादा उससे कैपिटल ले रखी है, या उनके रिलेटिव। बेटा इन सब से अगर गुड्स खरीदे हैं, मतलब सिंपल भाषा में अगर आप मुझसे सिंपल भाषा में पूछें सर अगर हम इसे सिंपली सेक्शन को समराइज़ करें तो कैसे समराइज़ करेंगे बेटा, इस सेक्शन को समराइज़ कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से, एक सेकेंड। इस सेक्शन को समराइज़ अगर हम करें तो इस सेक्शन को समराइज़ करने के लिए इन्होंने एक ही बात बोली है, सर इस सेक्शन को समराइज़ करते हैं तो अगर हम स्पेसिफाइड पर्सन से कुछ भी गुड्स खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विसेज खरीद रहे हैं और हम अपने स्पेसिफाइड पर्सन को, रिश्तेदारों को पेमेंट कर रहे हैं, तो जो अगर हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट एफएमवी से भी ज़्यादा कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें कितनी पेमेंट अलाउड है, जितनी फेयर मार्केट वैल्यू है। पर रिश्तेदार जिसको पेमेंट रिसीव हुई है उसको चाहे 50,000 ही रिसीव हुए हैं और उसके यहाँ पर टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा 2.5 लाख। आई थिंक आपको समझ आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। उसके बाद सेक्शन 48(3) अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 48(3) क्या कह रहा है 48(3)? अगर एसएससी इंकर कर रहा है बेटा, कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है एसएससी
ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू मेड अ पर्सन इन अ सिंगल डे इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 नॉट बाई अकाउंट पे चेक। ये 4 लिस्ट हमने शुरू से बनाई थी, DD, ECS और हमने एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी प्रेस्क्राइब होगा। अगर बेटा आप पेमेंट कर रहे हैं, एक दिन में पेमेंट कर रहे हैं खर्चे की, 1 एक्सपेंडिचर की, सिंगल दिन में पेमेंट कर रहे हैं और 10,000 से पेमेंट कर रहे हैं, 3 शर्तें पूरी हो रही हैं अगर, तो आप पर सेक्शन 40A3 लग जाएगा और आपको वो पेमेंट अलाउड नहीं होगी। सर कोई एग्जांपल के साथ बताएंगे इसे भी? यस, इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं, इसे भी एक एग्जांपल से करते हैं, क्या बोल रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है, राइट, पेमेंट्स के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है सेक्शन 40A3 लग जाएगा बेटा। सेक्शन 40A3 कब लग जाता है? 40A3 कह रहा है अगर आपने बेटा एक ही एक्सपेंडिचर की पेमेंट करी, 1 एक्सपेंडिचर प्लस सिंगल डे और प्लस 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करी है, और किससे करी है? अगर अकाउंट पे ही चेक से करी है या फिर ECS से करी है, DD से करी है या किसी प्रेस्क्राइब मोड से करी है जो हमने बताया, तो बेटा अलाउड है। लेकिन अगर आपने इनके अलावा किसी भी मोड से करी है, इनके अलावा अदर देन, इनके अलावा किसी भी मोड से करी है, तो बेटा पेमेंट अलाउड नहीं है, पेमेंट अलाउड नहीं है। जैसे मिस्टर ए ने बेटा गुड्स खरीदे, मिस्टर ए ने गुड्स खरीदे कितने के गुड्स खरीदे सर? मिस्टर ए ने बेटा गुड्स खरीदे 10,000 रुपये के, नहीं 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे। मिस्टर बी से गुड्स खरीदे, राइट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज किए कितने के? 50,000 के। बेटा एक बिल हो गया, 1 बिल मिस्टर बी से खरीदे इन्होंने। अब ये इन गुड्स के अगर 5 बिल बनवा लें अलग अलग, 5 बिल, 5 अलग अलग एक्सपेंडिचर शो कर देने, तो बेटा ये अलाउड है। अगर ये सिंगल डे में पेमेंट कर रहे हैं अब 10,000 रुपये से ज़्यादा, आज ही पेमेंट कर रहे हैं इन्होंने, 25 तारीख को गुड्स खरीदे बेटा, अब ये 50,000 की पूरी पेमेंट कर रहे हैं आज कैश में, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि ये एक ही बिल था, सिंगल डे में पेमेंट कर रहे हैं। अब इसका तरीका क्या है? बिल एक है तो या तो बिल अलग अलग बनवा लें आप, 5 बिल बनवा लें 10-10 हज़ार के और फिर पेमेंट करें एक एक दिन, या फिर आप बेटा सिंगल डे में अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी एक बिल की, कितने से ज़्यादा? 10,000 से ज़्यादा, तो वो खर्चा अलाउड नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको? वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है। अगला आता है सेक्शन 40A4, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉ में कुछ भी लिखा है या कॉन्ट्रैक्ट में, लॉ या कॉन्ट्रैक्ट में कि पेमेंट आपको ना बैंकिंग मोड से करनी है, पर आपने इस सेक्शन की वजह से पेमेंट नहीं करी। बेटा 40A4 समझ आ रहा है आपको? किसी लॉ में लिखा हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि पेमेंट बैंक से ही करनी है, पेमेंट बैंकिंग मोड से, FSSC मेड पेमेंट, तो सॉरी बैंकिंग मोड से पेमेंट करी है, पर लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको पेमेंट कैश में करनी थी, तो उसका खर्चा बेटा नो पर्सन शैल बी अलाउड टू रेज, कोई केस नहीं कर सकता सामने वाला। एक बार एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये कहना चाह रहा है अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था इन दोनों के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा था पेमेंट कैश में ही करनी है। अब मिस्टर ए ने पेमेंट कैश में क्यों नहीं करी? सेक्शन 40A3 के डर की वजह से। अगर वो पेमेंट कैश में कर देंगे मिस्टर ए, तो आपको भी पता है क्या हो जाएगा, मिस्टर ए को खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा बेटा, मिस्टर ए को खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा अगर वो कैश में करते हैं। हालांकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दिया, हम कैश में करेंगे, इसलिए अब उन्होंने कैश में नहीं करी पेमेंट बेटा। अब लेकिन मिस्टर जो बी हैं, कौन है? मिस्टर बी। अब मिस्टर बी कोई केस नहीं कर सकते, बोल दिया है 40A4 ने बोल दिया है अगर किसी व्यक्ति ने पेमेंट नहीं करी है लॉ की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लॉ की वजह से या फिर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पेमेंट नहीं करी है, किस में करी है पेमेंट? बैंकिंग से ही करी है, तो नो पर्सन शैल बी अलाउड, सामने वाले व्यक्ति को अलाउड नहीं है केस करने के लिए। आप प्लेयर इस रीज़न पर, इस ग्राउंड पर कि पेमेंट आपने हमारी कैश में नहीं करी और हमसे बात कैश की हुई थी, बेटा कोई पेमेंट डिसअलाउड नहीं हो, सॉरी कोई सामने वाला केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रीज़न उसका
क्योंकि इस सेक्शन की वजह से आपने पेमेंट किस में करी है, बैंकिंग बोर्ड से। आगे आते हैं 48(3)(a), अगर कोई भी अलाउंस हैज़ बीन मेड इन एनी असेसमेंट फॉर एनी ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द असेसी फॉर एनी एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सिक्वेंटली आप पेमेंट कर देते हो प्रीवियस ईयर में, असेसी पेमेंट कर देता है। सर आप इसे ऐसे ही बताइए ना, मैं हाँ ऐसे ही बता देते हैं आपको। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, सेक्शन 48(4)(a) क्या कह रहा है, 48(4)(a) सॉरी 48(3)(a), 48(3)(a) राइट। क्या कह रहा है 48(3)(a), ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 48(3)(a) आपने बेटा 2020-21 में गुड्स परचेज करे क्रेडिट पर, उधार गुड्स परचेज करे, कितने के, 50,000 रुपये के, और आपके यहाँ पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पर लग रहा है। ड्यू बेसिस का मेथड ऑफ अकाउंटिंग है आपका, कौन से बेस का, ड्यू बेस का। बेटा ड्यू बेसिस का मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, आपने 20-21 में गुड्स परचेज करे और क्रेडिट पे परचेज करे 50,000 के क्रेडिट पर। अब आपने जो पेमेंट करनी है 50,000 की, अभी तो आपके ये क्रेडिटर बन गए बेटा, और आपको डिडक्शन अलाउड हो गई होगी, डिडक्शन आपको अलाउड हो गई ड्यू बेसिस पर। आपने बेटा इनकी पेमेंट करी 21-22 में, और जब आपने पेमेंट करी ना, सारी पेमेंट अब कैश में कर दी। आप कह रहे हैं खर्चा तो अलाउड हो ही गया हमारा, यहाँ पर खर्चा अलाउड हो गया था। अब आपने पेमेंट जानबूझकर कैश में कर दी। बेटा जो पेमेंट आपको अलाउड हो गई थी ना खर्चा, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 50,000, क्योंकि खर्चे की डिडक्शन ले ली आपने और पेमेंट कैश में कर रहे हैं आप। पेमेंट कैश में करना अलाउड नहीं है। तो पढ़िए क्या कह रहा है, अगर कोई भी अलाउंस आपको मिल चुका है किसी भी असेसमेंट ईयर में लाइबिलिटी की वजह से, क्योंकि लाइबिलिटी दी थी आपने तो, और बाद में किसी प्रीवियस ईयर में आप पेमेंट कर देते हैं, किससे पेमेंट करते हैं, ना तो अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हैं, ना डीडी से कर रहे हैं, ना आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कर रहे हैं, ना प्रेस्क्राइब सिस्टम से कर रहे हैं। तो बेटा क्या होगा, जो भी पेमेंट आपने करी है, जो भी पेमेंट, वो आपका पीजीवीपी मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, पीजीवीपी, और आप पर इनकम टैक्स लग जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने पेमेंट करी थी 10,000 से ज़्यादा बिकने में। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में 10,000 की जगह लिमिट 35,000 है। बेटा अंडरलाइन कर लेना, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में 35,000 की लिमिट है, मतलब 35,000 रुपये तक की पेमेंट, 35,000 तक की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है बेटा, एक्सीड 10,000, एग्जैक्ट 10,000 करी या एग्जैक्ट 35,000 करी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इनसे ज़्यादा करी 1 रुपये भी तो आपको अकाउंट पे ही चेक से करना पड़ेगा। सर एक्सेप्शन है, कभी कभी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, पेमेंट कैश में कर सकते हैं, चाहे वो 10,000 से ज़्यादा है और चाहे वो 35,000 से ज़्यादा है, कभी कभी आप कर सकते हैं। सर क्या क्या केस हैं जिनमें कर सकते हैं। बेटा पेमेंट ही आप बैंक को कर रहे हो, LIC को कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, बैंक में थोड़ी ना बैंक को ही चेक दोगे, बैंक में कैश जमा करा सकते हैं आप। बेटा किसी ऐसे टाउन और विलेज में कर रहे हैं जहाँ पर बैंक ही नहीं है, ऐसी डेट को कर रहे हैं जिस दिन बैंक बंद हुआ पड़ा था हॉलीडे और स्ट्राइक की वजह से। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा कोई भी पेमेंट कर रहे हो आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, जहाँ पर जो काम होता है वो विदाउट एड ऑफ पावर होता है, मतलब मैनुअली काम होता है। विदाउट एड ऑफ पावर मतलब मैनुअली, बेटा पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हो, सेल टैक्स वगैरह को कर रहे हो। ग्रेचुटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बेटा ग्रेचुटी की पेमेंट कर रहे हो या रिटरेंच मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट की पेमेंट कर रहे हो बंदे को या उसके घर वालों को, अगर बंदे की सैलरी पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा नहीं है, अब छोटो ना, कितना सोच के देखो कितना छोटा एम्प्लॉय होगा जिसकी पूरे साल की सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं है और उसको उसकी रिटायरमेंट पर या डेथ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे केस में आप उसे कैश में पेमेंट कर सकते हैं। कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं कैश में। जिसकी सैलरी पूरे साल की बेटा 50,000 से ज़्यादा नहीं है, उसकी पेमेंट कितनी बन रही होगी, बहुत थोड़ी सी पेमेंट बन रही होगी बेटा। उसके बाद अगर आप किसी कल्टीवेटर को, प्रोड्यूसर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी आप कैश में कर सकते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा है, 35,000 से भी ज़्यादा। 47 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर असेसी ने बेटा नॉट हैविंग अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था जब पढ़ाया था आपको, तभी के तभी बता दिया था
कि आपको याद होगा हमने सेक्शन 36 में 17, 18, 19, 20 पॉइंट पढ़े थे। वहाँ पर हमने लिखा था अगर एम्प्लॉयर बेटा पेमेंट कर रहा है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में तो अलाउड है, इसका तो प्रोविज़न भी अलाउड है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कर रहा है तो प्रोविज़न, पैसा जोड़ रहे हैं कहाँ के लिए, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अगर एम्प्लॉयर बेटा अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसा जमा कर रहा है तो पहली नज़रों में कह रहा है एक्सपेंस अलाउड नहीं है। पर कब अलाउड है बेटा, एक्सपेंस अलाउड नहीं है ना, इसका प्रोविज़न अलाउड है। प्रोविज़न ही तो है, पैसा जोड़ रहे हैं आप, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसा जोड़ रहे हैं प्रोविज़न बनाकर, बेटा नहीं है अलाउड। लेकिन अलाउड है जिस साल पेबल है, ये पूरा का पूरा फंड पेबल है जिस साल एम्प्लॉय को पेमेंट दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसा जोड़ रहा है बॉस हर साल 1 लाख रुपए, समझ रहे, जोड़ रहा है मतलब प्रोविज़न बना रहा है 1 लाख, पर ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है। और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पैसा जोड़ रहा है हर साल 1 लाख रुपए, बेटा ये अलाउड नहीं है। आया पहले समझ, अनअप्रूव्ड के लिए प्रोविज़न अलाउड नहीं है, पैसा जोड़ना है, पर ये अलाउड है। हर साल 1 लाख जोड़ रहा है, हर साल 1 लाख, हर साल 1 लाख, यहाँ अलाउड है, यहाँ अलाउड नहीं है। पर एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है, सपोज चौथे साल में रिटायर हो, वैसे इतनी जल्दी रिटायर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4th ईयर में रिटायर हो रहा है, कौन से ईयर में, 4th ईयर्स में रिटायर हो रहा है। बेटा अगर रिटायर हो रहा है तब ये 3-4 लाख रुपए लेके भी तो जाएगा वापसी एम्प्लॉय। ये 3-4 लाख रुपए अगर वापसी लेगा जो भी है, इस साल अलाउड है आपको प्रोविज़न बनाना, इस साल का आपको अलाउड है जिस साल उसका पेबल है पैसा, जब वो रिटायर हो रहा है। अब तो पेबल ही है ना, अब तो आप दोगे तो अब आप पैसा उसका जोड़ के अब आपको अलाउड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए कैसे कह रहा है, असेसी का अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड नहीं है तो डिडक्शन अलाउड नहीं है। पहले तो सबसे पहले उन्होंने ये बात बोल दी, नो डिडक्शन अलाउड। जो भी प्रोविज़न बनाए हैं असेसी ने फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की पेमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ये अलाउड कब होंगे, जब ये पेबल होंगे एम्प्लॉय को, दैट इज़ व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द जॉब, जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ देगा। बेटा देखो बोल दिया ना सिंपल भाषा में, देखो इन्होंने फिर क्लियर भी किया है। हाउ डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड फॉर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के लिए प्रोविजन बना रहे हैं तो अलाउड है, या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो इस साल पेबल है, जितनी भी ग्रेचुटी पेबल है उसका प्रोविजन बना रहे हैं तो वो भी अलाउड है। मतलब अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के लिए प्रोविजन अलाउड नहीं है, अप्रूव्ड के लिए अलाउड है। या फिर कब अलाउड है, जब जिस साल एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा उस साल आप प्रोविज़न बना सकते हैं, उसकी ग्रेचुटी के लिए पैसा जोड़ सकते हैं, चाहे 50 लाख जोड़े एक साथ, चाहे 20 लाख जोड़े। बेटा 40A9 ये छोटा सा है, मतलब इसमें कुछ मैं पढ़ाने वाला नहीं है। कह रहे हैं जो हमने 4 बताए थे आपको, RPF, SPF, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और पेंशन फंड, ये 4 ही फंड अलाउड है, या और कोई जो रिक्वायर्ड है लॉ के द्वारा बनाना ज़रूरी है वो फंड अलाउड है। बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर एम्प्लॉयर पैसा जोड़ रहा है फॉर्मेशन के लिए, कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी भी फंड, ट्रस्ट, एसोसिएशन को, समझ आ रहा है, सोसाइटी को और एनी अदर इंस्टीट्यूशन को फॉर एनी पर्पस, पर एक्सेप्ट, मतलब 4 फंड का तो मैंने बताया ही था, आपको याद होगा 17, 18, 19, 20 जो हमने सेक्शन 36 में पढ़े थे। 4 फंड के लिए पैसा जोड़ रहा है तो अलाउड है बेटा, इसके अलावा कोई, तो सिंपल वर्ड्स में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है अनरिकॉग्नाइज, अनअप्रूव्ड, नॉट स्टैट्यूटरी फंड, तो बेटा ये अलाउड नहीं है, पीजीबीपी की इनकम में अलाउड नहीं है। 48(13) लास्ट में कोई डिडक्शन या अलाउंस अलाउड नहीं है, कोई भी मार्क टू मार्केट लॉस की या अदर एक्सपेक्टेड लॉस की, एक्सेप्ट जो अलाउड हो गए थे ना ICDS के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 36 में हमने पढ़े थे, सेक्शन 36 में जितने अलाउड हो गए वो अलाउड हो जाएंगे, उसके अलावा हर चीज़ का मार्क टू मार्केट लॉस अलाउड नहीं है। ये नॉर्मल थियोरेटिकल पॉइंट है बेटा। 43A वैसे और 43A और 43AA बेटा अब ये ना कोर्स में नहीं है वैसे, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हमने करने में कोई बुराई नहीं है। 43A और 43AA आपके सिलेबस में नहीं है, 43B हमने आधे से ज़्यादा पढ़ रखा है, तो एक बार 43A को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है स्पेशल प्रोविजन कॉन्सिक्वेंशनल टू चेंज इन रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। कह रहे कहीं पर कुछ भी लिखा हुआ हो, वेयर एन असेसी, अगर असेसी ने कोई असेट खरीदी है, कोई पैसे उधार लिए या फॉरेन करेंसी में फॉर द पर्पज़ ऑफ, वेयर एन असेसी इन फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड
आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सच असेट इंक्रीज और रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी में असेसी की एज एक्सप्रेस इन इंडियन करेंसी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू चेंज इन रेट, रेट में चेंज होने की वजह से। तो बेटा जितनी भी लाइबिलिटी होगी एज जितनी भी इंक्रीज़ हुई है या रिड्यूस हुई है एज द केस में भी वो डिडक्ट हो जाएगी या बढ़ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट में असेट की, या अगर खर्चा किया है 35(1) का साइंटिफिक रिसर्च का तो उसमें ऐड हो जाएगी। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग में उसमें ऐड हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असेट टू इन फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 48 तो उसमें ऐड या लेस हो जाएगी। सर सिंपल सी भाषा में बता दीजिए ना। हाँ मैं सिंपल में बता देता हूँ बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ एक एग्जांपल देकर, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। आपने $10,000 की एक असेट खरीदी बेटा, एक असेट परचेज़ करी। कब परचेज़ करी बेटा? ये परचेज़ करी आपने अक्टूबर 2023 में। कितने की? $10,000 की असेट खरीदी। उस वक्त डॉलर का रेट 70 रुपये था। तो बेटा असेट कितने की हो गई आपकी? 7 लाख रुपए की। बेटा अक्टूबर 23 में जब आपने असेट खरीदी, ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त अगर आपने इसकी पेमेंट दे दी या दी नहीं दी, अगर ये क्रेडिटर बना लिया आपने, अभी आप पैसा दोगे इनका, तो आपकी बैलेंस शीट में बेटा 31 मार्च 2024 को, अब आप तो इंडियन ठहरे, तो बेटा आपकी असेट कितने से आएगी? डॉलर में थोड़ी ना आएगी। और जब 31 मार्च 24 को रेट हो गया था 90, तो बेटा असेट 9 लाख से आएगी। ऐसा ये कह रहे हैं 43A के अकॉर्डिंगली। और इधर बेटा जो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी कितने की हो रही है हमारी? अगर लाइबिलिटी हमारे मान के चलो $8,000 ही बच रहे थे, $2,000 हमने तभी दे दिए थे, तो अभी $8,000 बच रहे हैं 90 के हिसाब से, तो वो बढ़ जाएंगे। बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कि असेट्स लाइबिलिटी में बड़ा घटा दो, किस में बड़ा घटा दो? असेट्स लाइबिलिटी में। अगर ऐसा कह रहे हैं 43A के अकॉर्डिंगली, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं है, कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंशनल। अगर आप रेट्स में चेंज हो, अगर आपने कोई असेट खरीदी है या पैसा उधार लिया है, असेट खरीदी है, या बिजनेस और प्रोफेशन फॉरेन करेंसी में किया है, असेट को लेने के बाद आपके इंक्रीज़ या रिडक्शन हो गया लाइबिलिटी में, तो बेटा उतना ऐड लेस कर दो उन्हीं असेट की कॉस्टों में, उन्हीं में ऐड लेस कर दो। उसके बाद 43AA आ रहा है। 43AA कह रहा है, पहली बात तो मैं अपना ICDS आ चुके हैं। क्या कह रहा है? ICDS। 43AA कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट और गेन हो रहे हैं आपको फॉरेन करेंसी में चेंज होने की बजाय, आप उन्हें सीधे इनकम और लॉस बुक करो ना, असेट में क्यों कर रहे हो? मतलब अभी आपने 7 लाख रुपए की असेट थी आपकी, क्योंकि आपने $10,000 में खरीदी। ये कुछ और ही कह रहा है। 43AA तो पहले तो मना ही कर रहा है, 43A को मत लगाओ, मुझे लगाओ। मतलब देखो ये लिख रही है लास्ट में लाइन, कह रहा है अगर आपने 43AA नहीं लग पाएगा, अगर आपने 43A लगा ली, एक ही तो लगेगा बेटा। $10,000 देने थे, 7 लाख रुपए देने हैं। ये कह रहे हैं असेट ही 9 लाख की हो गई। 43A तो कह रहा है असेट ही 9 लाख की हो गई, अगर डॉलर का रेट बैलेंस शीट डेट पे 90 हो गया। और 43AA कह रहा है असेट 7 लाख की रहने दो भैया, 20 रुपये और लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया, मतलब फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट गेन बुक कर दो। ये तो कह रहा है कि आप असेट बुक कर दो 43A, और 43AA क्या कह रहा है बेटा? गेन बुक कर दो। मतलब 20 रुपये आपने फालतू के कमा लिए ना, 70 रुपये की असेट खरीदी थी, आज वो अपने आप ही 90 रुपये की हो गई देखा जाए, तो कह रहा है गेन बुक कर दो। बेटा समझ आ गया। बाकी AS 11 में हम पढ़ते ही हैं अकाउंट्स में, मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अभी यहाँ के लिए। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कह रहा है मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी ये सब में हो रहे हैं। फर्दर प्रोवाइड द गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग दोज। इन सबसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गेन और लॉस हो रहे हैं, उन्हें आप गेन और लॉस की तरह बुक करो ICDS के अकॉर्डिंग। बेटा 43B, डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। notwithstanding anything contained, notwithstanding anything contained, कह रहे हैं अदर प्रोविजंस में कुछ भी लिखा हुआ हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, डिडक्शन अगर अदरवाइज अलाउएबल है तो आपको वो डिडक्शन पेड बेसिस पर ही मिलेगी। इस सेक्शन का मतलब ही हमने आधा से ज़्यादा तो पढ़ ही लिया कि आप जब उस खर्चे को पे कर दोगे, जब उस खर्चे को डिपॉजिट कर दोगे, पे कर दोगे जहाँ पे भी करना है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 30 से 37 में खर्चा अलाउबल है भी या नहीं है, अलाउएबल है भी या नहीं है। अलाउ है अगर, तो बेटा 43B में पूछना पड़ेगा वो पेमेंट बेसिस पर अलाउड है या नॉर्मल। तो देखो जैसे कह रहा है एनी टैक्स,
कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस किसी भी नाम से हो, वो सब अलाउड है पर पेड बेसिस पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो मना कर रहे थे इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं होता, पर्सन स्टेटस टैक्स होता है। सर आप तो कह रहे थे बस जीएसटी अलाउड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड होते हैं खर्चों में, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ये तो अलाउड ही नहीं होते, हमने पिछली क्लास में पढ़े। यहाँ पे एनी टैक्स लिखा है। बेटा यहाँ पर एक वर्ड भी तो लिखा है, क्या लिखा है वर्ड आपने ध्यान से देखा नहीं, अदरवाइज अलाउबल। अगर वो डिडक्शन पहले से अलाउबल है, अगर वो डिडक्शन पहले से क्या है, अलाउबल है, अदरवाइज अलाउबल। अगर डिडक्शन अलाउबल ही नहीं है अदरवाइज, तो बेटा वो अलाउड नहीं होगी। वो अलाउड ही कब होगी, जब वो पहले अलाउड हो 30 से 37 में, फिर यहाँ पर अलाउड हो जाएगी। कैसे बेटा, यहाँ पर अलाउड कैसे हो जाएगी, पेड बेसिस पर। तो एनी टैक्स ड्यूटी एट्सेट्रा जो भी हैं ये अलाउड हो जाते हैं हमारे पेड बेसिस पर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा बेटा प्रोविडेंट फंड। अब देखो यहाँ पे भी प्रोविडेंट फंड लिख रहा है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज थोड़ी ना लिख रहा है, पर ऑब्वियस सी बात है रिकॉग्नाइज में, क्योंकि अदरवाइज अलाउबल ही नहीं होता अनरिकॉग्नाइज का। तो ऊपर एक वर्ड लिख रहा है अदरवाइज अलाउबल, तो अनरिकॉग्नाइज का तो अलाउड ही नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा अलाउड होगा, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या जो भी फंड वहाँ पर डिस्कस हुए थे। बेटा तीसरा पॉइंट, एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय, याद होगा बोनस और कमीशन पेड बेसिस पर ही अलाउड होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा चौथा पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये तीनों पॉइंट बेटा इंटरेस्ट के आप पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट भी हमारे इन लोगों को अगर हम इंटरेस्ट पेड करेंगे तो ही अलाउड होगा। इंटरेस्ट पेबल बेसिस पर अलाउड नहीं है, पेबल बेसिस पर अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड है, पेड बेसिस पर। बेटा जी पॉइंट है, एनी सम पेबल बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर। अगर असेसी ने कोई भी पैसा दिया है इन लिeu ऑफ एनी लीव एट द क्रेडिट ऑफ हिज एम्प्लॉय, मतलब बेटा लीव एनकैशमेंट, लीव का पैसा दे रहे हैं। सर लीव एनकैशमेंट होती क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना पहले लीव एनकैशमेंट। सर लीव एनकैशमेंट होती क्या है, बेटा बॉस ने ना हर साल अपने एम्प्लॉय को सैटरडे संडे तो जो छुट्टियां होती हैं पब्लिक हॉलीडे होते हैं वो तो है ही, पर बॉस ने ना 30 छुट्टियां और अलाउड की हुई थी अपने एम्प्लॉय को, या 20 की हुई थी या 25 की हुई थी। एम्प्लॉय ने बेटा 25 साल की नौकरी में कभी कोई छुट्टी नहीं ली, उसकी कितनी सारी छुट्टियाँ जुड़ रही होंगी, कितनी सारी लीव्स उसके अकाउंट्स में क्रेडिट हुई होंगी। अब वो रिटायर हो रहा है ना, तो तब बॉस उसे कैश में पैसा देता है लीव का, तो वो पैसा भी बॉस को अलाउड है। बॉस का तो बिजनेस एक्सपेंडिचर ही है ना बेटा, बॉस का कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर। बॉस जो भी पैसा लीव का दे रहा है, तो ऐसे केस में बेटा वो खर्चा अलाउड है पर पेड बेसिस, कौन से बेसिस पर, पेड पर। बेटा एनी सम पेबल बाय द असेसी टू इंडियन रेलवेज, अगर रेलवे की असेट को, बेटा गुड्स जाते हैं रेलवे में, तो रेलवे की असेट को हम यूज़ कर रहे हैं, रेलवे को जो भी पैसा देंगे हम बेटा रेलवे के असेट को यूज़ करने का, तो वो भी पेड बेसिस पर ही अलाउड हुआ है। रेलवे के लिए अलग से पॉइंट डाला गया था कि खर्चा जब तक आप पेड नहीं कर दोगे तब तक अलाउड नहीं होगा। शैल बी अलाउड ए डिडक्शन ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच, जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली में पेड हुआ है, दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव, चाहे मेथड कोई भी हो। पर ये वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने उस साल की रिटर्न ऑफ इनकम से पहले ही खर्चा कर दिया, पेमेंट भी कर दी, तो बेटा उसी साल में अलाउड हो जाएगा। जैसे 20-21 का खर्चा है एक्सपेंस है, और आपने 20-21 में ही पेड कर दिया, तो बेटा 20-21 में अलाउड है ही। अगर आपने 21-22 में भी पेड किया तो भी 20-21 में अलाउड हो जाएगा। अगर 20-21 की रिटर्न से पहले जमा कर दिया, 20-21 की रिटर्न जो 21-22 में जाएगी 31 जुलाई, तो उससे पहले कर दिया, मतलब जून 21 में भी अगर आपने कर दिया, करा चाहे अगले साल है, पर फिर भी इसी साल अलाउड हो जाएगा क्योंकि रिटर्न से पहले जमा कर दिया। बेटा इस प्रकार अगर पेमेंट आपने रिटर्न के बाद जमा किया है तो फिर उसी ईयर डिडक्शन मिलेगी जिस ईयर पेमेंट करी है। नोट, इंटरेस्ट जो बेटा रेफर्ड है इस सेक्शन में, वो कन्वर्टेड इनटू लोन, अगर आपने लोन में ही कन्वर्ट कर दिया, जैसे आपने मेरे से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा था और आपका 10,000 रुपये का ब्याज बन रहा था, आपने कहा सर एक बात बताइए, हमने आपका ब्याज नहीं दे रहे पर आप लोन मान लीजिए अब 10,10,000 का हो गया, मतलब ब्याज को ही आपने कन्वर्ट कर दिया लोन में, तो बेटा वो कोई पेमेंट नहीं मानी जाएगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं माने जाएगा एक्चुअली में पेड हो गया। बेटा उसके बाद एक सेक्शन 43B है, 43B, सेक्शन 43B, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल आया है बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए एंड सर्विस के लिए, कंस्ट्रक्शन के साथ। तो 43C भी प्रोवाइड करता है, अगर आप PGBP कमा रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, नंबर 1, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, सेल बी डिटरमाइन ICDS के अकॉर्डिंगली निकलेगा।
बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं ही आपको सर्विस दे रहा हूँ बेटा, मैंने जनवरी 2023 में सर्विस शुरू करी फॉर एग्जांपल, या जनवरी 2024 में सर्विस शुरू करी बेटा, जैन 2024 में मैंने आपको सर्विस देनी शुरू करी। मैंने कहा मैं 2 लाख रुपए लूँगा और ना मैं 5 सर्विस दूंगा आपको, टोटल ये काम दूंगा, वो काम करूँगा, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, ये काम, ऐसे 5 काम बताए मैंने आपको 2 लाख रुपए, जिन्हें करते करते मुझे 2 साल भी लग जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन आ रहा है कितनी कितनी इनकम बुक करें, तो देखो क्या कह रहे हैं। पहला तो इन्होंने बोल दिया ICDS के अकॉर्डिंगली कर दो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से परसेंट, जैसे 2 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हैं मेरी सर्विसेज के लिए, जितनी जितनी सर्विस कंप्लीट हो जाए, जितनी परसेंट, जैसे 20% सर्विस कंप्लीट हुई तो 40,000 की इनकम बुक। चाहे आपने 2 लाख रुपए सारे मुझे आज ही दे दिए, पर इनकम कितनी बुक होगी 40,000। अगर 20% कंप्लीट हुआ, 30% कंप्लीट हुआ तो 60,000। बेटा कुछ समझ आ रहा है, जितना जितना परसेंट कंप्लीट होता रहे तो उतनी उतनी इनकम बुक कर दो, ऐसा बोल रहा है ICDS। फिर कह रहा है फर्दर प्रोवाइड दैट PGBP जो कॉन्ट्रैक्ट से हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है केवल, क्या है, और बेटा सर्विस का टाइम कितने से ज़्यादा है, 90 दिन से ज़्यादा की सर्विस है, तो आप प्रोजेक्शन कंप्लीशन मेथड पे करो, जितनी जितनी सर्विस कंप्लीट हो जाए। मैंने बताया ना मैं आपसे 2 लाख रुपए ले रहा हूँ 5 काम के, और मुझे 90 दिन से ज़्यादा लगेंगे, तो जितना जितना काम कंप्लीट हो जाए उतने उतने काम के पैसे चार्ज कर देंगे हम, उतने उतने काम के पैसे हम PGBP में टैक्सेबल हो जाएंगे। इन्वॉल्विंग इनडिटर्मिनेट एक्ट्स, अगर इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है, मेरे केस में तो 5 एक्ट करने थे मुझे, पर यहाँ पर तो इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है, तो बेटा पर मंथ बांट दो, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बांट दो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। भाई मैंने आपसे बोला 2 साल के मैं ले रहा हूँ 2 लाख रुपए, और उसमें मैं ना लाखों काम करूँगा आपके, अब ये नहीं पता चल रहा ना किस काम में कितना बांटे। ऊपर कह रहा है काम वाइज बांट दो फिर नीचे कह रहा है अगर काम नहीं समझ आ रहा तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर दो। स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब क्या है, हर साल 1 लाख बुक कर दो बेटा, 2 साल के 2 लाख है ना, तो हर साल 1 लाख बुक कर दो। लास्ट में कह रहा है 43CB प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड से भी चल रहे हैं हम, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में रिटेंशन मनी को भी इंक्लूड करना। रिटेंशन मनी क्या होती है, जो हम रिटेन करते हैं, रिटेंड करते हैं। और द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शैल नॉट रिड्यूस बाय एनी इंसिडेंटल इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन। इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेटा। कह रहा है जैसे मैंने आपसे 50 लाख रुपए लिया और 2 लाख एडवांस ले लिया, रिटेंशन मनी है, मैं रिटेन करूँगा इसे मेरे पास, तो बेटा 50 लाख रुपए टोटल है मेरा, जिसमें रिटेंशन मनी भी है, या रिटेंशन मनी अलग से 2 लाख, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 52 लाख हो गई पहले, तो 52 लाख, राइट। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, जैसे मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 20 लाख रुपए का खर्चा आया, पर उस दौरान ना मेरे 20 लाख एकदम थोड़ी ना खर्च हुए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बताया 50 लाख रुपए, ध्यान से सुनिएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। ऐसे समझिएगा, मैंने आपको 50 लाख रुपए में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने आपसे कहा आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो, आपका ये सारा काम करके मैं दूंगा जो भी आपने काम बताया। आपने कहा जी फ़िलहाल 5 लाख रुपए ले लो रिटेंशन मनी, मैंने कहा 5 लाख रुपए आपको रिटेंशन मनी देनी होगी, 50 लाख में अलग से दूंगा। आपने कहा ठीक है, टोटल 55 लाख पहले मेरा रेवेन्यू हो गया, ये समझ आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब उसके बाद दूसरी बात समझिएगा बेटा, आपने मुझे 5 लाख रुपए अभी दे दिया, अभी मेरे खर्चे कहाँ हुए, मैंने 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए और मुझे उन पर डिविडेंड मिल गया, शुरुआत में मिल गया खरीदते ही, या इंटरेस्ट मिल गया, डिवेंचर खरीद लिया, कोई और मुनाफा हो गया मुझे, 5 लाख रुपए में मैंने 50,000 कमा लिया। पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट करने में मेरे 40 लाख रुपए का खर्चा आया, मैंने 55 लाख रुपए आपसे चार्ज करे, 40 लाख रुपए मेरा खर्चा आया, मुझे नेट प्रॉफिट 15 लाख हुए ना। यस, ये कह रहे हैं कि आप ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से मत घटा देना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने कितनी बताई, 40 लाख आई मेरी, पर ये कह रहे हैं 50,000 बीच में कमा भी तो लिया, इसलिए 39-50 लाख आई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, पर नहीं 39-50 लाख नहीं आई, 50,000 नहीं आई, ऐसा सेक्शन कह रहा है, सेक्शन मना कर रहा है। सेक्शन कह रहा है 43CB कि ध्यान रखें आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट आ रही है, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट आ रही है और बीच में अगर आपने कुछ कमा भी लिया है, कुछ अर्न कर लिया है, वो रिड्यूस नहीं होगा। और अच्छे एग्जांपल के साथ ये हमें समझ आ जाएगा जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, वृंदावन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया 1/4/17 को, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ 2 करोड़ रुपये इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी 10 लाख।
तो 2 करोड़ रुपए पूरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गई बेटा। कंपनी ने 81 लाख रुपए खर्चा कर दिया 17-18 में और 45% वर्क कंप्लीट कर दिया और कंपनी ने रिसीव करे 79 लाख 79 लाख एज अ प्रोग्रेस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं, एक बार बना लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, राइट। 2 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया 17-18 में, पैसे अभी रिसीव हुए 79 लाख बता रहे हैं, पैसे इतने आए हैं जेब में। काम कंप्लीट हुआ है 45%। बेटा इसका 45% करेंगे अगर हम तो 90 लाख रुपए का काम कंप्लीट नहीं हो गया, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी आई है अगर हम देखें, कंपनी ने 81 लाख रुपए खर्चा कर दिया अभी तक, 81 लाख, 45% वर्क में। बेटा क्या आ गया, तो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं आ गया 17-18 में। कंपनी ने 90 लाख रुपए की रेवेन्यू हो गई, 2 करोड़ पूरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो रिसीव कितना हुआ है डजन मैटर, काम कितना हुआ है 45%, 2 करोड़ का 45% 90 लाख, और कंपनी ने पैसे कितने खर्च कर दिए 81 लाख। बेटा ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं द कॉस्ट इंकर्ड 18-19 में और कॉस्ट कर दी 89 लाख, पूरा काम कंप्लीट हो गया। 2018-19 में कंपनी ने एक गेन भी कमाया 88,000 का एक प्लांट को बेचकर, और उसके साथ साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी मिला 1,12,000 और 88 तकरीबन 2 लाख रुपए कंपनी ने कमा भी लिए थे बीच में छोटे छोटे गेन करके। तो 2 लाख रुपए जो कमा लिए, 89 लाख रुपीज़ खर्चे करे, तो अब समझिएगा 18-19 में बेटा 1,10,000 तो बची कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गई 1 करोड़ 10 लाख, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गई। बेटा समझ आ रहा है भाई, 2 करोड़ की थी, 90 लाख की यहाँ हो गई थी, 1 करोड़ 10 की यहाँ बची, खर्चा कितना हो गया 89 लाख, राइट। अब बहुत से लोग कहते हैं खर्चा 89 लाख क्या, बीच में 2 लाख कमा भी तो लिए, वो भी तो रिड्यूस कर दो, खर्चा तो 87 लाख का हुआ है। पर नहीं बेटा, खर्चा कितने का हुआ है ध्यान से समझ लीजिए, 89 लाख का है। मना किया है सेक्शन ने वो रिड्यूस नहीं करने। तो जो आपने कमाए हैं 2 लाख रुपए, वो आपकी अदर इनकम है, वो अदर इनकम में जाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जाएंगे। आया समझ नहीं आया, और ये आपके होगा टैक्स। तो बेटा क्या कहना चाह रहा है, टू कंप्लीट द ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया है आपने वो रिड्यूस नहीं होगा, वो अलग से। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू समझ आ गई आपको, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट समझ आ गई 17-18, 18-19 की, और प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज 17-18, 18-19 में कितने हुए समझ आ गए। 43D बेटा कुछ भी नहीं है, ये जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है 2-4-10, इसमें इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे पढ़ लेना, बस सिंपल सी बात है। कह रहे हैं कॉन्ट्रेरी कंटेंट प्रोविज़न में कुछ भी लिखा हुआ हो, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में क्या बात कह रहा है, नीचे आइए देखो, सीधे सीधे कह रहा है शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। जो ये पब्लिक कंपनी है इनको इंटरेस्ट इनकम जो भी हो रही है बेटा, क्या हो रही है इंटरेस्ट इनकम। तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ से लाइन पढ़ने वाली है बेटा, एक्चुअली में जब रिसीव हुआ हो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में और क्रेडिट हुआ हो, 2 लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिए, विच एवर इज अर्लियर। बेटा इंस्टीट्यूशंस को जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इन्होंने क्रेडिट किया इंटरेस्ट या एक्चुअली में रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर के बेस पे टैक्स लगता है इन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये सेक्शन सेल्फ स्टडी पढ़ना है आपने, बस इन इंस्टीट्यूशंस को याद कर लीजिएगा। इन इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज, क्रेडिट और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर के बेस पर टैक्स लगता है। अगला आता है बेटा सेक्शन 176, डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन। वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस और प्रोफेशन डिसकॉन्टिन्यू हो जाता है किसी भी प्रीवियस असेसमेंट ईयर में, तो इनकम ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ सच डिसकॉन्टिन्यूस बेटा एओ की डिस्क्रिप्शन पर टैक्स लग जाएगा। आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में लगेगा, वही तो हो गया ये, प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में लगेगा, ऐसा हमने पढ़ा था एक बार, याद होगा। तो अगर आप बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स जिस दिन तक आप डिसकॉन्टिन्यू कर रहे हैं वहाँ तक के टैक्स सारे अभी के अभी देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एनी पर्सन डिसकॉन्टिन्यू यानी बिजनेस, कोई भी पर्सन जो डिसकॉन्टिन्यू कर रहा है बिजनेस को और प्रोफेशन को, एओ को नोटिस देगा भैया जी मैं डिसकॉन्टिन्यू कर रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर,
15 दिन के अंदर अंदर उसे ए को नोटिस देना है। अगर बिजनेस बंद किया है बेटा ध्यान से, बस अब ये 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं, तीसरा पॉइंट बिजनेस के लिए और चौथा पॉइंट प्रोफेशन के लिए, दोनों सेम है। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू है तो क्या होगा सर जी, कह रहा है डिसकंटिन्यू अगर कोई भी सम रिसीव हुआ डिसकंटिन्यूस के बाद तो वो इनकम मानी जाएगी रिसिपिएंट की और उस पर टैक्स भी लग जाएगा रिसिप्ट बेसिस पर, समझ रहे हैं, और वो टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा पर्सन की डिसकंटिन्यूस से पहले जो बिजनेस चल रहा था उसी बिजनेस की इनकम में। ऐसे सेम प्रोफेशन की इनकम में ईयर ऑफ रिसिप्ट में ऐड हो जाएगा। ये मानते हो कि प्रोफेशन के डिसकंटिन्यू होने से पहले जो भी प्रोफेशन चल रहा था उसकी इनकम में जुड़ जाएगा। मतलब अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, प्रोफेशन डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद भी कुछ पैसे कमाए हैं तो जो पैसे आपने कमाए हैं वो आपके बिजनेस की इनकम में जुड़ जाएंगे, प्रोफेशन की इनकम में जुड़ जाएंगे। बड़ा क्लियर हुआ। सेक्शन 33A(b) इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ टी, कॉफ़ी और रबड़। मैंने पहले भी बताया था बड़े स्पेशल बिजनेस हैं। इन बिजनेस से अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ एग्जम्पशन देती है, मतलब एग्जम्पशन कह रहा हूँ डिडक्शंस देती है, मतलब आपको बोलती है आपने इतनी इनकम कमाई है इसमें से इतना लेस कर दो, बाकी पर टैक्स दे दो। तो बेटा ये इन्हीं असेसीज को है जो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर के बिजनेस में टी, कॉफ़ी, रबड़ में कितनी डिडक्शन देती है, कहती है आप अपना पैसा जमा कराओ। सर कहाँ कराना है, देखो ये रहा तीसरा पॉइंट, पैसा जमा कराना है आपने नाबार्ड में, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। पैसा जमा कराना है डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराना है, जो स्कीम ने टी, कॉफ़ी, रबड़ ने स्कीम बनाई हुई है उस स्कीम में पैसा जमा कराना है। टी, कॉफ़ी, रबड़ बोर्ड ने जो स्कीम बनाई हुई है उस स्कीम में पैसा जमा कराना है, या फिर नाबार्ड में जमा कराना है, समझ रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, राइट। कब तक जमा कराना है सर, 6 महीने के अंदर अंदर जमा करा दो प्रीवियस ईयर के एंड से या रिटर्न से पहले पहले, विच एवर इज़ अर्लियर। सर कितना अमाउंट जो जमा कराओगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, या पीजीबीपी का 40%, विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में जो भी लोअर होगा। बेटा ध्यान से सेल्फ स्टडी है बिल्कुल ये। सर जो पैसा आपने जमा कराया है वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो केवल टी, कॉफ़ी, रबड़ बोर्ड ने जो पर्पस बताए उन्हीं के लिए। देखो ध्यान से समझ लो, जो पैसा आपने जमा कराया है आप किस पर्पस के लिए उसे निकाल सकते हो, बस जो टी, कॉफ़ी, रबड़ ने बताया है, समझ आ रहा है बेटा। अदरवाइज़ वो टैक्सेबल हो जाएगा, अच्छा बिजनेस डिस्काउंट, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं केवल पर्पस के लिए, अगर आपने किसी और पर्पस के लिए निकाला तो जिस साल निकाला आपने उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाउ एवर अमाउंट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग असेट्स मीन्स मिस यूटिलाइज, मतलब इन पर्पस पे तो यूज़ ही नहीं करनी, शेल भी इनकम मान ली जाएगी अगर इन पर्पस पे यूज़ करी। क्या क्या पर्पज़ है सर, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो आप ऑफिस की या घर की, नहीं बेटा, कोई भी ऑफिस का नॉर्मल सामान खरीद रहे कंप्यूटर को छोड़कर, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसी खरीद रहे जिस पर 100% या तो डेप्रीशिएशन लग चुका है या डिडक्शन अलाउड है, या कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं जो तंबाकू नशीले पदार्थ बनाती है, 11th शेड्यूल के प्रोडक्ट बना रही है, नॉन प्रायोरिटी आइटम, तो बेटा क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल गई थी आपने जब जमा कराया, पर आप निकाल के मिस यूटिलाइज कर रहे हो पैसे को, तो आपकी डिडक्शन जो मिली है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा। पाँचों पॉइंट, जो भी असेट आपने खरीदी है, अगर टी, कॉफ़ी, रबड़ बोर्ड ने भी जो असेट बोली थी वो खरीद लिया आपने, पर उन्हें बेच नहीं सकते आप 8 साल से पहले पहले। अगर 8 साल से पहले पहले आपने बेचा तो बेटा ध्यान रखिए, जिस साल आपने एक्वायर करी थी डिडक्शन जो मिली थी, कब से जब एक्वायर करा था उसके 8 साल के अंदर अंदर बेचा तो आपको पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। और ये डिडक्शन लेनी है तो अकाउंट आपके सीए से नोटिफाइड होनी चाहिए, सीए से सर्टिफाइड होनी चाहिए। सर यहाँ पे एक फॉर्म है, फॉर्म 3AC, सीए का एक फॉर्म है, फॉर्म 3AC सीए को फिल करना होता है और वो देना होता है बेटा। बेटा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी एसएससी के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है स्पेशल अकाउंट में, अगर वो निकाल रहा है उस पैसे को, बिजनेस ही क्लोज कर दिया, क्लोज ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, या क्या हो गया बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हो गई, क्या हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस क्लोज कर दिया है तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखिए पूरा का पूरा। बंदे ने क्या करा, पैसा जमा कराया अकाउंट से और फिर बिजनेस बंद कर दिया, फर्म को बंद कर दिया, तो टैक्सेबल। लेकिन अगर बेटा डेथ हुई, क्या हुई, डेथ हुई, या फिर पार्टीशन हो गया, HUFF पार्टीशन हो गया, और या फिर लिक्विडेशन हो गया फर्म का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, फर्म नहीं कंपनी, तो बेटा नॉट टैक्सेबल। ध्यान रखना पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, अगर डेथ हो गई, पार्टीशन हो गया HUF का, या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो गया तो नॉट टैक्सेबल। बेटा क्लियर हुआ इस केस में।
आगे चलिए, बिल्कुल अगला भी सेम सेक्शन है। 33A साइट रेस्टोरेशन फंड। साइट रेस्टोरेशन फंड बेटा, अगर आप पैसा किस बिजनेस में, आप बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बेटा प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो पेट्रोल का और नेचुरल गैस का इंडिया में, अगर आप इस वाले बिजनेस में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी जितना पैसा आपने जमा कराया, और 20% ऑफ द PGBP ऑफ सच बिजनेस बिफोर 33A मतलब यहाँ पर 20 कर दिया, वहाँ 40 था। यहाँ पर बिजनेस क्या है, पेट्रोल नेचुरल गैस वगैरह को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जनरेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एसएससी को कहाँ जमा कराना है बेटा पैसा? पहली बात तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहाँ पर था रिटर्न से पहले या 6 महीने से पहले, पहले यहाँ है प्रीवियस ईयर के एंड से पहले। कहाँ जमा कराना है? SBI या स्पेशल अकाउंट में, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो बताए गए, या फिर साइट रेस्टोरेशन फंड में। बेटा साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में, ओपन एज पर द स्कीम ऑफ इंडस्ट्री। आया आपको समझ नहीं आया? इन इंडस्ट्रीज़ में पैसा जमा करा दो। बाकी 4th 5th 6th पॉइंट सेम है बेटा 33A में। आपको याद होगा पिछली क्लास में भी एनालिसिस पढ़ चुके थे। एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स से पिछले लेक्चर में पढ़े। अब ये 6वां 7वां 8वां पॉइंट भी आपको समझ आ जाएगा। बिजनेस नहीं भी है तो भी PGBP में इनकम टैक्सेबल हो जाती है इन सब केसेस में। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंगली PGBP में टैक्स होने के लिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिजनेस होना चाहिए, पर इन 8 केसेस में अगर बिजनेस नहीं भी है तो भी इनकम टैक्सेबल हो जाती है बेटा PGBP में। बेटा लास्ट सेक्शन आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छे सेक्शंस हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। बेटा अगर आप पर्सन है और स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस, तो आपको प्रेस्क्राइब किताबें बनानी पड़ेंगी। 2 पॉइंट नोट कर लीजिए पहले। आप प्रोफेशन कौन सा कर रहे हैं? स्पेसिफाइड, तो आपको किताबें कौन सी बनानी है? प्रेस्क्राइब। नीचे आइए एक बार नीचे आइए। अगर आप प्रोफेशन कौन सा कर रहे हैं? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन तो कर रहे हैं, या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। या तो आप क्या कर रहे हैं, कोई भी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको किताबें ऐसी बनानी है जिससे AO बस कंप्यूट कर सके। प्रेस्क्राइब किताबें नहीं बनानी बेटा, प्रेस्क्राइब नहीं, नॉर्मल किताबें बनानी है जिससे इनकम कंप्यूट हो सके। पहले तो ऊपर चले, समझ आया? अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, किस में? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, अगर बेटा आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो उसे प्रेस्क्राइब किताबें बनानी है। अगर उसकी ग्रॉस रिसीट, पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब क्या है? सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन सेक्शन 44AD में लिखे हुए हैं क्या होते हैं, एक बार देख के आते हैं। वैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फिल्म एक्ट्रेस, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन ही होता है बेटा। एक बार नज़र माराते हैं क्या है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। बेटा पेज नंबर 162 पे आइए। 44AD6 ए पर्सन, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, कौन से वाले? 44AA1 में लिखे हुए हैं जो क्या? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन, ये प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी। अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, सॉरी बिजनेस नहीं, कोई भी प्रोफेशन, डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, नेमली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, मतलब ये कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन में आप, तो ये सब प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, राइट। अगर आप ऐसे प्रोफेशन कर रहे हैं, ऊपर आ जाइए वहीं पर, पेज नंबर, बेटा अगर आप ऐसे कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप ये लीगल, इंजीनियर, तो आपको प्रेस्क्राइब किताबें बनानी है। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज़्यादा है, इन ऑल वर्ड को अंडरलाइन करिएगा बेटा, पिछले 3 सालों में, टोटल तीनों सालों में, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, सारे सालों में, ईयर्स में बेटा 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो बेटा ऐसे केस में आपको प्रेस्क्राइब किताबें बनानी है। और आपने प्रोफेशन ही नया इसी साल स्टार्ट किया है, जब इसी साल स्टार्ट किया तो पिछला साल तो कुछ होगा ही नहीं, तो इस साल होने की उम्मीद है ज़्यादा 1.5 लाख से। तो बेटा स्पेसिफाइड अमाउंट अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो बेटा ऐसे केस में भी किताबें तो बनानी है, पर इतनी किताबें बना लो ताकि AO कंप्यूट कर सके, आप प्रूफ कर सके आपकी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। कोई डायरी बना लो, नॉर्मल किताबें बना लो, समझ रहे हैं? फिर नॉर्मल, ताकि AO को बताओगे तो AO कहेगा भैया 1.5 लाख नहीं है, मेरे को कैसे पता लगेगा 1.5 लाख नहीं है? तो बिल वगैरह कुछ तो दिखाओगे ना उसे ताकि सबूत दे सको कि 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। और 1.5 से ज़्यादा है तो वो जो किताबें वो बनानी है जो AO बताएगा, वो प्रेस्क्राइब किताबें क्या होती है सर? स्पेसिफाइड बुक्स। वैसे
कैश बुक, जनरल लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल, जितने भी 25 रुपये से ज़्यादा के बिल हैं, ओरिजिनल बिल इशू टू हिम, ये सब किताबें। बेटा ध्यान से समझिए, पर्सन कैरिंग ऑन, अगर पर्सन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है या किसी भी नॉर्मल बिजनेस में है, तो ऐसे पर्सन को किताबें वो बनानी पड़ेगी जिससे एओ कंप्यूट कर सके, जिससे एओ कैलकुलेट कर सके, नॉट प्रेस्क्राइब किताबें। कब? अगर बेटा बिजनेस और प्रोफेशन में है, ध्यान से सुनो, तो इनकम कितने से ज़्यादा, 1,20,000 से, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, और या फिर इनकम ज़्यादा नहीं है तो सेल या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर एक ही बात है, वो बिजनेस और प्रोफेशन में 10 लाख से ज़्यादा है, और एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में 25 से ज़्यादा है। कब? इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स। बेटा सेल्फ स्टडी है, पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख या 25 लाख से ज़्यादा है, या इनकम 1,20 या 2,50 से ज़्यादा है, तो आपको बुक्स बनानी पड़ेंगी। बुक्स प्रेस्क्राइब नहीं बनानी, नॉर्मल किताबें बनानी है जिससे आपकी इनकम कंप्यूट हो जाए। नंबर 2, अगर बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप है तो ये होने की उम्मीद है। मतलब मैंने कहा ना, इस साल, पिछले 3 साल तो अवेलेबल ही नहीं है, पिछले 3 में से कोई भी एक साल अगर ज़्यादा हुआ तो अब पिछला साल तो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि बिजनेस ही साल शुरू किया है, तो बेटा लाइकली टू एक्सीड, उम्मीद है ज़्यादा होने की, लाइकली टू एक्सीड। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, अगर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी, अच्छा ये वाला 3rd and 4th पॉइंट अभी हम 5 मिनट में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स, दीज बुक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। बेटा इनकम टैक्स में किताबें 6 साल के लिए बनानी पड़ती हैं, और कंपनी लॉ में आपको पता होगा 8 साल के लिए बनानी पड़ती है। अगर आपने किताबें नहीं बनाई, जो किताबें हमने आपसे बोला था, तो पेनल्टी लग जाएगी 25,000 की ईच ईयर, 270 बने। जो किताबें आपने बना ली उनका ऑडिट भी करवाना है सीए से। कब कब? बेटा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, कितने से ज़्यादा? 1 करोड़ से, तो आपको ऑडिट करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने जितना भी पैसा रिसीव किया और जितना भी पेमेंट कराया, बेटा 5% से ज़्यादा पैसा, डज नॉट एक्सीड, कैश में नहीं है 5 से ज़्यादा, और कैश में नहीं है 5 से ज़्यादा पेमेंट नहीं है। मतलब ये मोटिवेट कर रहे हैं कि मोस्टली पेमेंट बैंक से करो और मोस्टली पैसा रिसीव भी बैंक से करो। अगर आपने बैंक से ही रिसीव किया है, मैक्सिमम 5% आपने कैश में रिसीव किया है, बाकी मोस्टली पैसा बैंक से रिसीव किया और मोस्टली पैसा बैंक से ही पेमेंट करी है, तो ऐसे केस में आपको ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी। 1 करोड़ था पहले कभी किसी वक्त, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़। बेटा क्लियर हुआ? अगर आपकी टर्नओवर कितने से ज़्यादा होगी? 5 करोड़ से ज़्यादा। और अब तो मैं आपको बता दूं ये 10 करोड़ हो चुका है, समझ रहे? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 10 करोड़ हो चुका है, 5 करोड़ की जगह 10 CR। काट दो इसे, अमेंडमेंट आ चुकी है। 10 करोड़ से ज़्यादा पे ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं, कैरिंग ऑन प्रोफेशन, और आपकी ग्रॉस रिसीट और प्रोफेशन की कितने से ज़्यादा? 50 लाख से ज़्यादा, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा, बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा। और मोस्टली पेमेंट अगर बिजनेस में आपने रिसीव या पेमेंट दोनों ही आपने किस में करी है बेटा? बैंकिंग मोड से, मतलब 5% से कम करी है बस, समझ आ रहा है? कैश में तो ऐसे केस में बेटा 10 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट करवाना पड़ेगा। सी और डी पॉइंट अभी पढ़ेंगे हम, जैसे वहाँ 2 पॉइंट छोड़े और सी डी ई तीसरा पॉइंट, ऐसे यहाँ छोड़े। बेटा इन लोगों को अपने अकाउंट्स प्रीवियस ईयर के ऑडिट करवाने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, स्पेसिफाइड डेट से पहले। ये डेट काट दीजिए बेटा एंड लिख लीजिए जस्ट 1 मंथ बिफोर। द ROI से 1 महीने पहले तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है बेटा, ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है ROI से 1 महीने पहले। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता अगर बंदे ने प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर कर दिया अपने 44AD1। अच्छा ये अभी हम पढ़ेंगे, की टर्म्स देखिए। इफ़ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, अगर किसी अदर लॉ में भी ऑडिट हो गए हैं तो चल जाएंगे, दोबारा से आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने नहीं जमा करी अलॉन्ग विद रिटर्न, नहीं बेटा, 1 मंथ बिफोर द रिटर्न, 1 मंथ बिफोर द रिटर्न से 1 महीने पहले जमा करनी है, नहीं तो मान लिया जाएगा डिफेक्टिव रिटर्न है। अगर सर ऑडिट नहीं करवाते, अच्छा प्रोविजन है, तो पेनल्टी लग जाएगी बेटा 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर।
बेटा 44 AD और AE पढ़े, फिर जो दो दो पॉइंट छोड़े हैं वो भी समझ आ जाएंगे। अभी जो छोड़े अभी नहीं आएंगे समझ, इन्हें पढ़ने के बाद समझ आएंगे। ये बस मेन सेक्शंस ये बचे हैं 2-3 सेक्शन, और इसके बाद हमारा PGBP खत्म। और आई होप आप अच्छे से आज PGBP को पूरा करेंगे, और पूरा PGBP मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको अदर सोर्सेज की वीडियो दूंगा और सैलरी की। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेशन बेसिस, अंदाजों से टैक्स। इस सेक्शन को मैं बोलता हूँ अंदाजों से टैक्स, अंदाजों से इनकम कंप्यूट करना। बेटा अभी थोड़ी देर अभी हमने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया भी था कि पूरा PGBP निकालने के लिए हमें सेक्शन 30 से 37, 40 की सीरीज़, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पता है अब इन सेक्शन में क्या कहेगा, ये कहेगा कुछ भी मत पढ़ो, कोई भी डिडक्शन मत पढ़ो, सीधे अंदाजों से हम आपकी इनकम कंप्यूट कर देते हैं अगर आप एग्री हैं। पूछते हैं भैया कब, कह रहे हैं जी सेक्शन 44 AD, ये हर बिजनेसमैन पर लग जाएगा, पर 44 AE वाले बिजनेसमैन को छोड़ दो। एक तो 44 AE वाला तो ये रहा, बाद में देख लेंगे, देख ही लेते हैं। अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ ट्रक, जो ट्रक को किराए पर देता है उस बिजनेसमैन को छोड़ दो, और 44 AD6 वाले लोगों को छोड़ दो। हमने कहा जी 44 AD6 वाले क्या है, इन्होंने कहा 3 है, एक तो आपको पढ़ाई दिया है सर ने। हमने कहा कैसे, कह रहे पहला तो वही था स्पेसिफाइड प्रोफेशन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों को छोड़ दो, इनके लिए 44 AD नहीं लगेगा, इनके लिए 44 AD नहीं लगेगा। हमने कहा चलिए जी ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं अगर कोई भी बंदा कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम कमा रहा है, कमीशन का काम कर रहा है, उन पे भी 44 AD, किसी ने एजेंसी ले रखी है किसी की, तो भी 44 AD नहीं लगेगा। बेटा पहले समझ आया, 44 AD 3 बिजनेसमैन पे नहीं लग रहा, एक तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे, एक दूसरा कमीशन और ब्रोकरेज पर जो कमीशन ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, और एक एजेंसी बिजनेस का, और 44 AE वालों पे नहीं लग रहा। ठीक है सर, इन दो पे नहीं लगाएंगे, 44 AE वाले पे नहीं लगाएंगे, और 44 AD6 में जो 3 लोग दे रखे उन पे नहीं लगेगा। सर किन को लग रहा है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, वर्ड है अंडरलाइन, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, LLP पे नहीं लगेगा बेटा। जिनकी ग्रॉस रिसीट टर्नओवर बिजनेस की बेटा 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटे बिजनेसमैन को कह रहे हैं आप इतनी सारी भसड़ में मत जाओ, इतनी सारी बुक्स मत बनाओ, सीधा आप अंदाजों से इनकम कंप्यूट कर देते हैं। कितना कह रहे हैं हम, आपकी ग्रॉस रिसीट का सीधा 8%, मतलब अगर किसी की 1.5 करोड़, अगर किसी की 1.5 करोड़ ग्रॉस रिसीट है बेटा, कितनी है 1.5 करोड़, तो सीधा 8% उसका हम इनकम मान लेंगे, टैक्स नहीं इनकम मान लेंगे, और बल्कि 6% ही मान लेंगे और कम। हमने कहा ये क्यों, इतनी दया दृष्टि क्यों, 6% क्यों मान लेंगे। पूछते हैं इनसे 6% कब कह रहे हैं, कह रहे हैं हम तो 6% ही मान लेंगे सर जी। हमने कहा कब जी 6% कब मानोगे, कह रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट विच इज़ रिसीव्ड बाय एन अकाउंट, पे चेक या DD या इलेक्ट्रॉनिक मोड, या जो भी प्रेस्क्राइब मोड हम बताएंगे, वही 4 हैं, उनसे पहले उनसे कर रहे हो, और या फिर रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हो। बेटा कैसे, कह रहे हैं अगर आप पेमेंट सारी की सारी इन 4 तरीक़ों से कर रहे हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ, कह रहे हैं रिसिप्ट पेड और पेबल, जितनी भी रिसिप्ट पेड और पेबल हैं आपकी, जो आपको देंगे लोग, प्रोवाइडेड दैट, अगर आपने जितनी भी रिसिप्ट ली हैं, आपने जितनी भी रिसिप्ट ली हैं वो इन्हीं मोड से लिए हैं, देखो विच रिसीव्ड बाय, इन सभी मोड से, तो और बोलो 6% कर देंगे, और बिफोर द ड्यू डेट लिए, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले उस ईयर के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आपने 20-21 की रिसिप्ट 21-22 में भी ली है और अकाउंट पे ही चेक वगैरह से रिटर्न से पहले ले लिए, तो भी बेटा क्या हो जाएगा, आपको 6% पर इनकम कंप्यूट होगी। और आपको लेकिन हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे सेक्शन 30 से लेकर 38 तक की, एक्सेप्ट, लेकिन 40B की डिडक्शन क्या कह रहा है, देखो कट रही थी पहले, एक्सेप्ट 40B दे देते, पर अब ये भी कट गई, मतलब कोई नहीं डिडक्शन देंगे, ये भी काट दी हमने, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अब यहाँ पे तो। और जो WDV है असेट की, हम ऐसे मानते हुए कम करते चले जाएंगे जैसे आपने डेप्रीशिएशन की डिडक्शन ले ली है, WDV को हम कम करेंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, पर WDV को रिड्यूस करते रहेंगे। असेट 100 करोड़ की थी, अगर पहले साल 10 करोड़ का डेप्रीशिएशन मिलना था तो डेप्रीशिएशन नहीं दिया हमने, पर WDV अगले साल के लिए 90 लाख हो जाएगी, 90 करोड़ हो जाएगी अगर 10 करोड़ का डेप्रीशिएशन हो गया। बेटा डिडक्शन 80C to 80U हम आपको अलाउड कर देंगे, क्योंकि वो तो ग्रॉस टोटल इनकम में से, ना आपको किताबें बनाने की ज़रूरत है, ना आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, और
अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन आप हल्ला मचा रहे हो कि मेरी इनकम तो बहुत कम बनेगी, फिर तो आपको किताबें भी बनानी पड़ेंगी, ऑडिट भी करवाना। अभी देखो वहाँ के 2 पॉइंट कवर हो गए। अगर आप देखो कितना प्यारा सेक्शन है 44 AD, कितना प्यारा सेक्शन है। मतलब 90-80% छोटे बिजनेसमैन को हम अपनी रियल प्रैक्टिस में, जो में हम CA की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं 90% छोटे बिजनेसमैन को 44 AD लगवाना कंपलसरी होता है हमारे अकॉर्डिंग। क्योंकि ना तो हम उनकी बुक्स बनाते हैं, फिर ना हम उनको डिडक्शन देते हैं, सीधे हम उनकी ग्रॉस रिसीट के सारे सबूत इकट्ठे करते हैं और ग्रॉस रिसीट का 8% या 6% इनकम मान के टैक्स दे देते हैं। अब कोई बंदा कह रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा, अब कोई बंदा कह रहा है सर जी मेरी ग्रॉस रिसीट, एक एग्जांपल से समझिएगा, सर जी मेरी ग्रॉस रिसीट 1,80,00,000 थी, नहीं 1.5 करोड़ ही कर लेते, 1.5 करोड़ थी, आपने इसका चलो 6% कर दिया सीधे, ये बैठ गई मेरी इनकम 9 लाख रुपये, आपने अंदाजों से मेरी इनकम निकाल दी। पर सर जी मैंने ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 करोड़ करी, सर जी मेरे एक्सपेंस भी तो हैं जो 30 से 38 में अलाउड करूँगा मैं, वो पता है कितने, हमने कहा बताओ कितने, कह रहे हैं 1.5 करोड़, मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो मेरी तो इनकम ही जीरो बनी। आपके अंदाज़ों से टैक्स लेने के चक्कर में मेरी इनकम कितनी बना दी आपने, 9 लाख, पर मेरी इनकम तो लोअर बनेगी। तो हमने इसको बोल दिया भैया अगर आप इनकम को लोअर शो करना चाहते हो, अगर आप इनकम को कम शो करना चाहते हो तो आप ऑडिट भी करवा लो, किताबें भी बनवा लो। चाहे 1.5 करोड़ पे ऑडिट नहीं होना था, ऑडिट तो 2 करोड़ से ऊपर पे होता है, याद करो अभी हमने पढ़ा था, सॉरी ऑडिट तो 1 करोड़ से ऊपर पे होता है, चलो यहाँ पे तो ऑडिट वैसे भी हो जाता है इसका। और लेकिन चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की टर्नओवर 80 लाख ही है, अब देखो इसका ऑडिट तो नहीं होना था, टर्नओवर 80 लाख 1 करोड़ से कम है, और इसलिए 6% इसका बना 480, पर ये कह रहा है मेरे तो 80 के 80 लाख डिडक्शन है तो जीरो है। तो हमने क्या कहा भैया 1 करोड़ से कम पे भी ऑडिट भी करवाओ और किताबें भी बनाओ। तो ये 2 पॉइंट भी पढ़ाएंगे अभी, पहले यहाँ तक समझ आया आपको, 44 AD समझ आया। 44 AD से रिलेटेड कुछ बातें, जरूरी बातें, सब सेक्शन 4 और इंट्रोड्यूस किया 44 AD में, पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन केस ऑफ नॉन ऑफरिंग ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 44 AD, अगर आप 44 AD के अकॉर्डिंगली अपनी इनकम को नहीं ऑफर करना चाहते, 4-5 करना नहीं चाहते मतलब नहीं किया है, इनकम ऑफर नहीं करी, 5 कॉन्टीन्यूस ईयर अगले 5 साल तक, एलिजिबल असेसी कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 AD फॉर द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर आफ्टर द असेसमेंट ईयर ऑफ फर्स्ट नॉन ऑप्शन, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD। एक बार पढ़ के देखिए, नहीं आया समझ आपको। कह रहे हैं 44 AD को अगर आपने नॉन ऑफर किया अगले 5 साल तक कॉन्टीन्यूसली, 4-5 कॉन्टीन्यूस ईयर तक नॉन ऑफरिंग में चलते रहे। अब यहाँ का मतलब ये नहीं है 5 तक नॉट, मतलब कंटिन्यू नहीं थे आप, बीच में तोड़ दिया था आपने, ब्रेक कर दिया, तो बेटा अगले 5 साल जब फर्स्ट टाइम तोड़ा ना आपने, ब्रेक किया, उससे अगले 5 साल तक नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर आफ्टर द असेसमेंट ईयर ऑफ फर्स्ट नॉन ऑप्शन आप जा भी नहीं सकते, 44 AD में नहीं जा सकते। बहुत से लोग तमाशा करते थे, कभी 44 AD कभी 44 AD नहीं। मैंने बताया ना 44 AD में तो अंदाजों से टैक्स है, बेटा कुछ समझ आ रहा है, 44 AD में अंदाजों से टैक्स है, तो लोग क्या मजे ले रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन 44 AD क्या है पहले समझिए। वही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी टर्नओवर 90 लाख है, हमने 6% से हमारी इनकम निकाल दी, 5,40,000। हमने कहा हमारी इनकम तो 90 लाख में से लेस होगा तो 80 लाख लेस होगा, हम पे प्रूफ है 80 लाख, तो हमारी इनकम इस मेथड से कितनी बनती है, पूरा PGBP कंप्यूट करें तो 10 लाख बन रही थी, कितनी बन रही थी 10 लाख, पर इस तरीके से कितनी बन रही थी 540। तो हमने कहा हम तो 44 AD में जाएंगे, ये बात थी 2018-19 की, हम तो 44 AD में जाएंगे। फिर अगले साल 2019-20 में हमारी टर्नओवर थी 90 लाख की, हमने 6% किया, कितना बना 540। अब की बारी हमारे खर्चे थे 90 लाख की, हमने कहा अब हम 44 AD में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी 44 AD के अकॉर्डिंगली तो इनकम 540 बन रही है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कितनी बन रही है बेटा, जीरो। अब गवर्नमेंट कह रही है आप तो खेल रहे हो बार बार, कभी जा रहे हो कभी नहीं, तो आप देखो 19-20 में आप
टूट गए। कह रहे हैं अगर आप कॉन्टीन्यूसली 5 साल भी लगातार 44 AD यूज़ नहीं कर पाए, देखो नहीं कर पाए ना, यहाँ पर 1 साल टूट गया, यहाँ पर हमने लिया 44 AD लिया और यहाँ पर नहीं लिया, 44 AD नहीं लिया। तो कह रहे हैं जब भी आपने नहीं लिया ना, यहाँ पर तो लिया ही, इसके बाद अगले 5 साल तक अब 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, आप 44 AD में अब जा भी नहीं सकते, आपको अलाउड ही नहीं है। अगले 5 साल तक अब आप नहीं जा सकते अगर आप कॉन्टीन्यूस 5 ईयर्स तक 44 AD में गए नहीं। सर कैसे, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ बताते हैं बेटा। ये है 2015-16, यहाँ पे मैं 44 AD में गया, 16-17 में भी 44 AD में गया, 17-18 में भी 44 AD में गया, 18-19 में भी हुए, 19-20 में भी। तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 साल तो कम से कम जीवन में कॉन्टीन्यूसली आपने फॉलो करें 44 AD। अब आप यहाँ पर 44 AD में नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, और आप कह सकते हैं जी मैं कॉन्टीन्यूसली 5 साल यहाँ पर नहीं आए, फिर आप आना चाह रहे हो दोबारा से 44 AD में आ सकते हो। बेटा समझ आ रहा है? फिर उसके बाद नहीं आना चाहते 44 AD में, मत आओ। फिर 44 AD में आना चाहते हो, आ जाओ। फिर नहीं आना चाहते, मत आओ। तो समझ आया है? अब देखो अब क्या हो गया, अब पकड़े गया। अब आप इस वाले 5 साल में लगातार 44 AD में नहीं आए। देखो एक यहाँ पे टूट गई चेन आपकी, 44 AD में आए आप, यहाँ पे नहीं आए, चलो चल गए, यहाँ पर आ गए, चल गए। यहाँ पर नहीं आए आप, तो अब यहाँ पर जहाँ पर नहीं आए आप, यहाँ से अगले 5 साल तक अब आप 44 AD में आ भी नहीं सकते। आया समझ नहीं आया? अब आप आगे नहीं आ सकते क्योंकि आप कंटिन्यूसली 5 ईयर नहीं आ पा रहे हो। तो एक बार तो खेल सकते हो आना जाना, बार बार नहीं खेल सकते आना जाना। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन बना? 44 AD सबसेक्शन 4। और ना अब आपको किताबें भी बनानी पड़ेंगी, अब आपको अकाउंट्स ऑडिट भी करवानी पड़ेंगी आप 44 AD में अगर नहीं आ रहे। देखो कह रहा है अगर आप नॉन ऑफर कर रहे हैं अपनी इनकम को एज पर सेक्शन 4 44 AD 5 साल तक, तो एसएससी ऑप्ट भी नहीं कर सकता AD को नेक्स्ट 5 साल ईयर तक। फर्स्ट नॉन ऑप्शन से नॉट विस्टैंडिंग कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर आप एक बार 44 AD 4 में आ गए, मतलब अब आपको नहीं मिलेगा 44 AD और आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा है, तो अब आपको किताबें भी बनानी है और ऑडिट भी करवाना है। अब आपको किताबें भी बनानी है और ऑडिट भी करवाना है। बेटा ये बात समझ आई नहीं है? इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू सेक्शन 44 AD मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कम समझ आया। एसएससी वांट टू डिस्क्लोज इनकम, अगर हायर इनकम डिस्क्लोज करना चाह रहा है तो इनकम टैक्स का क्या जा रहा है? इनकम टैक्स कह रहा है हायर तो आप करो। बेटा सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन अब पहले अलाउड होती थी, अब नहीं अलाउड होते। मैंने अभी ऊपर काट दिया है 40 में। फर्दर थ्रेशोल्ड लिमिट भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अब 2 करोड़ हो चुकी है पहले, इसलिए एलिजिबल एसएससी इज नाउ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन अ 1 इंस्टॉलमेंट ओनली। नो नीड टू पे एडवांस टैक्स, बार बार एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च को दे सकता है। आपको याद होगा एडवांस टैक्स वैसे 4 किश्तों में जाता है, 15, 45, 75 और 100, पर इनका ही पूरा 100 का 100 एक बारी में चला जाएगा लास्ट ईयर। बेटा वो समझ आई आपको? 44 AD 4 समझ आया? 44 AD 4 को दोबारा समझिएगा एक बार, मैं चाहता हूँ आप एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करिएगा। 44 AD 4 कह रहा है कि अगर आपने 5 कॉन्टीन्यूस ईयर तक 44 AD का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी आप ले रहे हैं, कभी आप 44 AD नहीं ले रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं चेन, तो बेटा ऐसे केस में जब भी आपने चेन तोड़ी, फिर 5 साल तक लगातार नहीं किया और चेन तोड़ी, नहीं करने के बाद जिस भी ईयर में चेन तोड़ी आपने, बेटा उस ईयर से अगले 5 साल तक आपको 44 AD नहीं मिलेगा। और 44 AD अगर नहीं मिला तो क्या लग गया? 44 AD 4 लग गया। और 44 AD 4 लग गया अगर आप पे, और आपके अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से ज़्यादा है, स्लैब रेट से ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपको किताबें भी बनानी है और ऑडिट भी करवाना है, राइट? तो मतलब 44 AD का तमाशा मत बनाओ, कभी ले लिया कभी नहीं लिया। अगर लेना है तो फिर 44 AD लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर नहीं लिया है आपने, 5 साल तक कॉन्टीन्यूस नहीं लिया है, तो आप खेल नहीं कर सकते, फिर आपको अगले 5 साल तक मिलेगा भी नहीं, राइट?
बेटा ये पूरा 44 AD था हमारा। उसके बाद आता है हमारा 44 AE। अब वो दो पॉइंट आप पढ़ के आ सकते हो, मैं पढ़ा दूँ आपको, पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा सर आपने छुड़वाए थे, आप पढ़ा दीजिए। 44 AA में देखो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले में, अब हम पढ़ के आ सकते हैं। क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट पढ़िए। वेयर द प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस ऑफ प्रॉफिट से, अगर असेसी 44 AE में या BB में या BBB में, अगर देखो यहाँ आइएगा चौथा पॉइंट में लिखा, अगर सेक्शन 44 AD 4 लग रहा है आर एप्लीकेबल और इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा है तो ऐसे केस में भी किताबें बनानी पड़ेगी। और ऊपर देखो 3 सेक्शन दे रखे हैं 44 AE, BB और BBB। इनसे भी अगर आप इनकम लोअर क्लेम कर रहे हैं, ये भी तो अंदाजों से टैक्स के अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इनसे भी इनकम अगर आप कम क्लेम कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, किताबें बनानी पड़ेगी। ऐसे ही सेम ऑडिट का है, ऑडिट में दे दिया है सर 44 AD तो नहीं दिया, यहाँ पर दिखाता हूँ, पहले AB में देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आप और प्रोफेशन में हैं, अगर आप 44 AE, BB या BBB से कम इनकम शो कर रहे हैं, लोअर इनकम शो कर रहे हैं, वहाँ पे तो अंदाजों से है ना, अगर उनसे कम इनकम शो कर रहे हो तो आपको किताबें बनानी पड़ेंगी। आप 44 ADA से भी कम इनकम शो कर रहे हो, समझ रहे हैं, 44 ADA से कम इनकम शो कर रहे हैं तो भी आपको किताबें बनानी पड़ेगी। और आप अगर 44 AD4 लग गया है आप पर, मतलब आपकी इनकम लोअर है, आप नहीं ले रहे हैं 44 AD और आप मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स, तो भी किताबें बनानी पड़ेगी। बेटा आइए 44 AE पे आइए। 44 AE है प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ ट्रक्स। ट्रक्स को बेटा किराए पर उठा रहे हैं, बस 10 मिनट की क्लास रह गई है इसलिए इसे पूरा ही देखिएगा। बेटा प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ ट्रक्स कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह को किराए पर दे रहे हैं। किन असेसी को एप्लीकेबल है, जिनके पास पूरे साल में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं है। पहले तो 10 से ज़्यादा, अगर एट एनी टाइम अगर 1 सेकंड के लिए भी 11 ट्रक हो गए, 1 मिनट के लिए भी 11 ट्रक साल में, तो बेटा टैक्स लग जाएगा, तो ये 44 AE में नहीं जाओगे, आप नॉर्मल तरीके से कंप्यूट करोगे। अगर हैवी गुड्स हैं तो 1000 रुपये पर टन, ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलेडन वेट, वेट को देख लेंगे कौन सा वेट। एक वेट होता है ट्रक के साथ वेट, ड्राइवर का भी वेट है, सामान का भी वेट है। ट्रक में ना अप्रूव होता है कितना सामान हम रख सकते हैं, 1000 टन रख सकते हैं, 100 टन रख सकते हैं, 20 टन रख सकते हैं, 10 टन। ट्रक अप्रूव्ड होते हैं कि ये ट्रक में 10 टन तक का गुड्स रख सकते हैं। अब 10 टन गुड्स का वेट हो गया, ट्रक का अपना वेट भी तो हो गया, ड्राइवर का वेट भी हो गया, तो ये ग्रॉस व्हीकल वेट कह रहे हैं या अनलेडन वेट, ये कह रहे हैं एज द केस में भी जो भी आपका इनकम टैक्स इजाज़त देगा। तो बेटा पर टन 1000 रुपये पर टन, सीधे पर मंथ 1000 रुपये पर मंथ पर टन टैक्स दे दो, एज अ पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मानेंगे, ऑन्ड बाय द असेसी, जितने ट्रक ऑनर हैं। या अगर आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हो एक्चुअली विच एवर इज़ हायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसे आप हमें एग्जाम्पल से बताएंगे, बिना एग्जाम्पल के बेटा ये होगा ही नहीं, मैं एग्जाम्पल से ही बताता हूँ इसे। एग्जाम्पल, बेटा हमारे पास 8 ट्रक हैं पूरे साल में, पूरे 12 महीने तक 8 ट्रक रहे हैं हमारे पास, समझे, एट 12 मंथ। और हर ट्रक में ना 20-20 टन गुड्स आ सकते हैं। सर 20 टन ग्रॉस व्हीकल वेट है या अनलेडन है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। लॉ ने क्लियर नहीं कर रखा ग्रॉस लेना है या अनलेडन, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दोनों लिख दिए, ये गलती है लॉ की, इनकम टैक्स की, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। मैं क्या बताऊंगा कौन सा वेट लेना है। 20 टन अप्रूव है हमारे ट्रक, तो बेटा 20 टन अप्रूव है तो 20,000 रुपये पर टन लगना है, हर ट्रक में 20 टन अप्रूव है, 8 पर मंथ लगना है 12, ये इनकम हो गई आपकी। आया समझ नहीं आया बेटा, 20 टन का ट्रक है, 1000 रुपये पर टन लगना है इनकम, 8 ट्रक है हमारे पास टोटल और 12 महीने तक चले ये ट्रक, इनकम हो गई। आया समझ नहीं आया। अब एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, इस एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने बेटा 1 अप्रैल 2023 को 10 ट्रक खरीदे,
ठीक है जी, हम पे 44A ही लग जाएगा। और बेटा 16 जून को हमने एक ट्रक बेच दिया, सेल कर दिया, राइट बेटा। और 25 जुलाई को हमने एक ट्रक खरीद लिया, राइट, एक ट्रक खरीद लिया। बताइए कितना टैक्स बनेगा? हर ट्रक का टन है 10 टन। बेटा अप्रैल में, अप्रैल से लेकर पहले तो जून तक आ जाओ, पूरे जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे पास 10 ही तो ट्रक थे। 16 जून तक तो थे, पार्ट ऑफ द मंथ भी फुल माना जाएगा। 3 महीने कितने ट्रक थे? 10 टन वाले, तो कितना हो गया? और 1000 रुपये से ये तो हो गया। बेटा फिर जुलाई में हमें फिर वही, जुलाई से लेकर, जुलाई से 3 मंथ तो मैंने गलत कर दिया, हाँ 10 ट्रक। फिर बेटा जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने में हम पे 10 ही तो ट्रक थे। बेटा बोलो 10 टन वाले इंटू 1000, कुछ समझ आया आपको? जुलाई में खरीद तो लिया, अच्छा 25 जुलाई को खरीदा, पूरे जुलाई का लग जाएगा ट्रक। जून में चाहे 16 जून को बेचा पूरे, तो मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखा जाए तो 10 ट्रक का पूरे 12 महीने का ही तो निकल गया, 1000 रुपये पर टन से। आया बेटा? समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 10 ट्रक 12 मंथ से 10 टन और करना पड़ेगा, एक ट्रक का वेट 10 टन। बेटा क्लियर हो रहा है? नहीं आ रहा समझ? तो अगर सर एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर 16 जून को सेल कर दिया और 17 जून को खरीद लिया, तो बेटा जून में ट्रक 1 मिनट के लिए भी 11 नहीं हुए हैं। देखो ट्रक 10 ही है, पर कैलकुलेशन जून की 11 ट्रक की होगी बेटा। जो 16 जून तक ट्रक था बेटा वो भी फुल मंथ के लिए कंसीडर किया जाएगा, और जो 13 दिन के लिए ट्रक था 17 से 30 तारीख तक वो भी पूरे। तो अगर 16 को, ये 25 जुलाई की जगह अगर हम 17 जून को ही खरीद लेते ट्रक, तो सर क्या आंसर होता? ध्यान से पढ़ लेते, आंसर क्या होता एक बार बता देना आपको। सर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अप्रैल में कितने ट्रक थे हमारे पास? ऐसे पढ़ो सर 10, मई में 10, जून में 11 ट्रक का निकलेगा बेटा, बाकी जुलाई से फिर वही 10, जुलाई से लेकर मार्च तक। आया समझ नहीं आया? सर 11 हो गए तो सेक्शन ही नहीं लगेगा बेटा, 11 नहीं हुए, 16 को बेच दिया, 17 को खरीदा, तो एक भी दिन 11 का होंगे। पर सर फिर 11 का क्यों निकाल रहे हैं बेटा? जो एक ट्रक बेचा उसका भी निकलेगा पूरा महीने का जून का, और जो खरीदा वो भी पूरे महीने के लिए। आ गया होगा समझ? सर इन केस ऑफ लाइट गुड्स व्हीकल, वो तो हैवी गुड्स थे, अगर लाइट गुड्स व्हीकल है बेटा तो सीधा फिक्स हो गया 7500 रुपये पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी, और या हायर है, मतलब कुछ क्लेम किया तो विच एवर इज हायर। बेटा छोटे गुड्स में लाइट गुड्स व्हीकल है, जो टेम्पू है, टेम्पू छोटे छोटे ट्रक नहीं है, बड़े वाले डंपर नहीं है, तो बेटा 7500 रुपये पर मंथ है सीधा, पर टन वन का चक्कर नहीं है। एक ट्रक का 7500 रुपये पर मंथ इनकम मान लेंगे जब तक ट्रक ऑन है। समझ आ रहा है? कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है बेटा 30 से 38 में, एक्सेप्ट डिडक्शन। एक डिडक्शन अलाउड है बेटा पार्टनरशिप फॉर्म को। कौन सी डिडक्शन? अगर पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन देंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक डिडक्शन अलाउड है। WDV सेम घटती चली जाएगी, ATC से लेकर ATE को मिल जाएगी। कोई किताबें नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप फालतू बोल रहे हो मेरी इनकम तो बहुत कम बैठेगी, तो किताबें भी बनाओ, ऑडिट भी करवाओ। बेटा ट्रक से रिलेटेड बात आ गई, कह रहे हैं अगर असेसी ने गुड्स कैरेज कर रखे हैं, हायर परचेज का काम है, इंस्टॉलमेंट पे ले रखे हैं, होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट अभी स्टिल ड्यू है, अभी पूरे पैसे दिए नहीं हैं, तो बेटा ओनर असेसी माना जाएगा। समझ रहे हैं? पैसे चाहे नहीं दिए, हायर परचेज के लिए असेसी माना जाएगा। सर गुड्स कैरेज का मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट एंड अनलेडन वेट, रिस्पेक्टिव मीनिंग सेक्शन 2 में दे रखे हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। सर अभी हमें हमारे लॉ ने क्लियर नहीं किया, इनकम टैक्स ने, कि ग्रॉस व्हीकल वेट लेना है या अनलेडन वेट लेना है। पहले तो देख रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली गुड्स कैरेज का मतलब क्या है। कह रहे हैं कोई भी मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट अडॉप्ट हो रहा है सोनली गुड्स को उठाने लगाने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब है बेटा व्हीकल में द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल
लोड सर्टिफाइड है एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसेबल है, जितना भी ग्रॉस व्हीकल का वेट बेटा सब कुछ मिलाकर। अनलेडन वेट क्या है? अनलेडन वेट का मतलब है वेट ऑफ अ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरी यूज विद द व्हीकल और ट्रेलर व्हेन वर्किंग बट एक्सक्लूडिंग द वेट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर का वेट छोड़ दो, सारे पार्ट्स बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सब उसमें वेट में कर लो, समझ रहे हैं? जो और इंजन विंजन का वेट है, मतलब व्हीकल का भी वेट ले लो। देखो उल्टा हो रहा है, ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब है जितना वेट रजिस्टर्ड है गाड़ी में, कि कितना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड करके दे रखा है। और अनलेडन वेट का मतलब है पार्ट्स वगैरह का भी जो पड़े हुए हैं, उसमें टूल्स भी पड़े हुए हैं जो रखे हैं अलग से भी या वैसे भी जो लगे हुए हैं, उन सब का वेट। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब होता है कि वो व्हीकल जिसका 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा वेट हो। अब फिर नहीं बताया कौन सा वेट। वो ग्रॉस व्हीकल कैरीज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच और अ ट्रैक्टर अ रोड रोलर द अनलेडन वेट ऑफ आइदर ऑफ विच, किससे ज़्यादा। डेफिनेशन ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल इन सेक्शन 44A। अब हैवी गुड्स व्हीकल की डेफिनेशन क्या है? हैवी गुड्स व्हीकल जो सेक्शन 44A में दिया गया है, हैवी गुड्स व्हीकल वही ले लिया गुड्स कैरिज जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट कितने से ज़्यादा? 12,000, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट से उठा लिया हमने। तो बेटा ऐसे केस में मैंने आपको CVDT ने ऐसे सिचुएशन में CVDT को बताना चाहिए था कि ग्रॉस व्हीकल वेट लेना है अनलेडन वेट। पर मीन टाइम लॉजिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट को जितना हम पढ़ के आए हैं कि हमें इन द वर्ड्स दैट द वर्ड्स अनलेडन वेट मे नॉट हैव द रेलिवेंस, क्योंकि हर जगह ग्रॉस व्हीकल वेट लगा रखा है। हर जगह देखो यहाँ पे भी ग्रॉस व्हीकल वेट है, आपने देखा ये रहा ग्रॉस व्हीकल वेट। तो क्या कह रहे हैं हमने? एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर टन किसका ले लो? ग्रॉस व्हीकल वेट का। ये भी हमने बस क्या किया है बेटा? एनालाइज किया है अपने आप, लॉ में नहीं दे रखा ग्रॉस व्हीकल वेट ने। बेटा 44AD प्रोफेशन के लिए बनाए, जैसे बिजनेसमैन के लिए बनाए सेक्शन, ऐसे प्रोफेशन के लिए बनाए। कोई भी प्रोफेशनल है जो रेसिडेंट है, जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जैसे हम CAs चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो बेटा क्या कह रहे हैं? वही स्पेसिफाइड प्रोफेशन है हमारा। अगर हमारी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, बेटा कितने से ज़्यादा नहीं है, तो हम भी अंदाज़ों से टैक्स दे सकते हैं। कितना? सीधा 50% ऑफ टोटल इनकम और हायर अमाउंट विच एवर इज लोअर। आपने देखा है इनकम टैक्स भी कह रहा है कि जो लोग CA हैं, लीगल प्रैक्टिशनर हैं, इंजीनियर हैं, अगर वो सर्विस से पैसा कमा रहे हैं प्रोफेशन से और 50 लाख से ज़्यादा नहीं कमाए, जैसे हमने 40 लाख रुपए की रिसीप्ट करी, तो सीधे कह रहा है 20 लाख तो इनकम है आपकी, और आप ज़्यादा कह रहे हो तो ज़्यादा हो जाएगी। डिडक्शन बेटा सेक्शन 30 से 38 की क्या कह रहा है? नॉट अलाउड, नो फर्दर डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई भी, ये अलाउड नहीं है। और वही उसी की तरह हो गया बेटा, यहाँ पर डिडक्शन और कोई नहीं मिलेगी, पर एक डिडक्शन मिल जाएगी 40B की, फॉर्म क्लेम कर सकती है 40B। WDV वैसे ही रिड्यूस होती चली जाएगी जैसे डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है। और छठा पॉइंट, अगर असेसी कह रहा है मेरी तो इनकम लोअर है, तो वो बेटा किताबें भी बनाएगा और ऑडिट भी करवाएगा। लास्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44B, 44BBA, BB, BBB। बेटा ये सारे सेक्शन ना नॉन रेजिडेंट के हैं, 5 मिनट में होते हैं बेटा। नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस में है, शिप लाता है, विदेशी व्यक्ति शिप लाता है, तो देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वैसे कोई खर्चा अलाउड नहीं है, अंदाजों से इनकम मान लेंगे 7.5%। अंडरलाइन कर लो रिसीव्ड इन इंडिया। अगर बेटा किराया रिसीव हुआ है इंडिया में और रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो बेटा शिप पोर्ट हुआ है इंडिया में, मतलब जर्नी या तो शुरू हुई है इंडिया से, स्टार्ट हुई है बेटा। शिफ्ट एट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया के पोर्ट पर शिफ्ट हुआ है माल, उस पर गुड्स चढ़ाया गया शिप, या फिर रिसीव इंडिया, मतलब या तो देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर आपने इंडिया के पोर्ट छुआ तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा फ्रेट पे। इंडिया का पोर्ट नहीं छुआ, जैसे गुड्स बेटा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और अमेरिका जाने हैं मेरे गुड्स, तो मैंने इंडिया में मंगवाए ही नहीं, मैंने कह दिया आप सीधे अमेरिका छोड़ो, पैसे मैं दे दूंगा, तो रिसीव तो इंडिया में हो रहा है, मतलब पैसे ना रिसीव होने चाहिए इंडिया में फिर, और ना ही गुड्स। बेटा क्या कह रहे हैं? अगर पैसे रिसीव नहीं हुए इंडिया में, पैसे रिसीव आउटसाइड इंडिया हुए हैं, तो कैसे पकड़ा है? कह रहे पोर्ट इंडिया का छेड़ दिया। या फिर देखो अब आप कह रहे हो सर फ्रेट रिसीव और डीम टू भी रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है, इंडिया में पैसे रिसीव हो, चाहे गुड्स किसी और दूसरे पोर्ट पे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का माल कहाँ पे गया? अमेरिका, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले से इंपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया वाले अमेरिका वाले को एक्सपोर्ट कर दिया, और इंडिया के पोर्ट को छूने ही नहीं दिया। देखो इंडिया का पोर्ट नहीं छुआ, पोर्ट आउटसाइड इंडिया,
पर मान लिया गया ना डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे रिसीव भी बाहर हुए पर ये मान लेंगे और टैक्स लगा देंगे बेटा। असेसी कैन नॉट शो, यहाँ पे तो लोअर भी शो नहीं कर सकता असेसी इनकम, कोई डिडक्शन वडक्शन नहीं मिलेगी, 7.5% शो करनी पड़ेगी उनको बेटा। सेम एयरक्राफ्ट का है, एयरप्लेन सेम उसका है बेटा 5%, उसने भी अगर रिसीव्ड इंडिया में रिसीव करें या बाहर रिसीव करें पर इंडिया के पोर्ट को छुआ है बेटा, इंडिया से हुआ है। और सेम अगर बेटा रिसीव्ड इंडिया में माने गए हैं या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, पोर्ट चाहे आउटसाइड इंडिया है, लोअर शो नहीं कर सकता असेसी यहाँ पे बेटा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉन रेजिडेंट बेटा हमें प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है किराए पर, क्या करने के लिए, तेल वेल निकालने के लिए, मिनरल ऑयल्स निकालने के लिए, तो 10% बेटा है। अगर अमाउंट रिसीव इन इंडिया में हुई है या आउटसाइड इंडिया हुई है पर ऑयल वगैरह हमने इंडिया में ढूंढा है, और या फिर दूसरा पैसा रिसीव इंडिया में हुआ है जो ऑयल वगैरह हमने आउटसाइड इंडिया ढूंढा है, यहाँ पर असेसी अगर लोअर इनकम शो करना चाहे कर सकता है, फिर उसे किताबें बनानी पड़ेंगी और ऑडिट करवाना। इनमें तो कर ही नहीं सकता, शो ही नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है पर किताबें बनाएगा और ऑडिट करवाएगा बेटा। लास्ट वाला साथ में पढ़ लो। कोई फॉरेन कंपनी है सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, इरेक्शन एंड टेस्टिंग, पावर प्लांट, टर्म की होता है A to Z प्रोजेक्ट, पूरा शुरू से लेकर एंड तक का प्रोजेक्ट कंपनी कह रही है वो संभालेगी। सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है बेटा, हमारे यहाँ का पुल बना के जा रही है, हमारे यहाँ का डैम बना के जा रही है, रोड बना के जा रही है, सिविल कंस्ट्रक्शन, कोई खर्चा अलाउड नहीं है, सीधे 10% उसकी इनकम होगी, जो भी पैसों से रिसीव हुए हैं यहाँ पर या फिर आउटसाइड इंडिया रिसीव हुए हैं, वर्क उसने इंडिया में किया है, जो भी इस वर्क को किया है। असेसी बेटा लोअर शो कर सकता है, किताबें बना लेगा और ऑडिट करवा लेगा। कैरेज का मतलब बेटा इंक्लूड था हैंडलिंग चार्जेस भी, गुड्स को चढ़ाने उतारने के खर्चे, हैंडलिंग चार्जेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ये इनकम बेटा पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होंगी। नंबर 1, अगर आपको रेंट पर देने का बिजनेस भी है तो अब, लेकिन आजकल तो पीजीबीपी में हो जाता है टैक्सेबल। हमने एक सेक्शन 23(4) पढ़ा था, आपको याद होगा, हाउस प्रॉपर्टी में, उसे पढ़ने के बाद ही ये समझ आएगा, आप उसे देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया। एनुअल प्रॉपर्टी जो हाउस प्रॉपर्टी की है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, चाहे आपका बिजनेस पर देना भी, तो ये अब आप उसी के साथ पढ़ेंगे, अभी ये ख़त्म हो गया। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड आ रहा है आपको तो बेटा अदर सोर्सेज में जाएगा, चाहे शेयर में ट्रेडिंग करना आपका बिजनेस भी है या अदर सोर्सेज में जाता है। आप लॉटरी वॉटरी में खेलते भी हैं, बिजनेस भी है, तो भी अदर सोर्सेज में ही जाएगा बेटा, लॉटरी से जो भी कमा हो गया। क्लियर हुआ? चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, थैंक यू सो मच। फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं चाहता हूँ अब एक बार आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ के, आपको कोई डाउट होते हैं तो एक बार मेरे से पहले डाउट भी ले लो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता रहे कि क्या पूछना है, क्या समझना है। आई होप, मैंने बोला था आपसे 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे, 1.5 घंटा में हुआ है और हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। और जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पीजीबीपी के, बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर शॉर्ट में और भेज दो, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता बेटा। अब आपने एक बार देखा जाए तो पीजीबीपी के हमारे तकरीबन 15 घंटे में, 13-14 घंटे में पीजीबीपी ख़त्म हुआ है। मैं चाहता हूँ आप किसी दिन खुद बैठकर पूरा दिन ये पीजीबीपी पूरा यहाँ से करेंगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, A to Z एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। एक क्लास हम अदर सोर्सेज और उसका सैलरी का करने के बाद हम अपना एक क्लास अमेंडमेंट की रखेंगे, अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2023 एग्ज़ाम्स, वो क्लास कर लेंगे, ठीक है। और फिर मई 2024 के लिए भी कर लेंगे, मई 24 के लिए और नवंबर 24 के लिए, जो भी होगा न्यू स्कीम से। क्लियर? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और फाइनली हमारा पीजीबीपी आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।